Okay, so right now finally we are live. वेट करते हैं बाकी लोग भी जुड़ जाए जरा. सो थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि अभी जस्ट यूपीएससीडीआई का रिजल्ट चल रहा था, हमारी टीम भी देख रही है. सो आप सभी में से जितने लोगों ने यूपीएससीडीआई का एग्जाम दिया था, यू कैन चेक योर रिजल्ट्स. फाइनली द रिजल्ट हैव बीन अराइव्ड, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड. यस, सो दैट्स व्हाई लिटिल बिट ऑफ लेट इज देयर. ओके, और अभी हमारी टीम देख रही थी, एक दो लोग हो गए हैं, लिस्ट में नाम आ गया. अभी देखते हैं कितने लोग फाइनली दे आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड. So that's why there was a little bit of late in the class. Yes, सौरभ जी आ गया है, ठीक है. चलिए, सो आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. बड़े बेसब्री से आप सभी को इंतजार था, सब लोग कह रहे थे सर एएनएस सीएनएस पढ़ाइए, एएनएस सीएनएस पढ़ाइए. ठीक है, चलिए. और टीचरों की तरह मैं बिल्कुल घिसा पिटा तरीके से नहीं आपको पढ़ाने वाला हूं. आई ऑलवेज फोकस ऑन कॉन्सेप्ट. और अभी जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, दैट वाज टोटली ऑन द कॉन्सेप्ट. अच्छों का धुआं निकाल दिया था. ठीक है, सो कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम एएनएस की बात करें, सो आप देखोगे फार्मासिस्ट में भी क्वेश्चंस आते हैं. फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जीपैट आल्सो क्वेश्चन आर कमिंग. विद द पर्सपेक्टिव ऑफ डीआई आल्सो क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम. बट बहुत सारे डीआई एग्जाम में आप देखोगे केवल और केवल सिलेबस में जनरल फार्माकोलॉजी होता है, उसके अलावा वाला पार्ट नहीं देखने को मिलता है. उसके अलावा वाला पार्ट कहां देखेगा? मेडिसिनल केमिस्ट्री में, राइट? चलिए, तो आप सभी लोग मुझे फटाफट बता दीजिए ऑडियो और वीडियो सब कुछ सही है, सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्लास. यस, पीएनएस का ही पार्ट है एएनएस, ठीक है. ठीक है, कोशिश करेंगे समझने की. अगर कभी नहीं समझ में आई तो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. यहां पर एक वर्ड लिखा है नर्वस सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्रिका तंत्र जिसमें नर्व्स हैं. तंत्रिकाओं की बात की गई है, बहुत सारे फाइबर्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं. ऑटोनॉमिकली काम कर रहा है ये. वॉलेंटरली भी काम कर सकता है, इनवॉलेंटरली भी, अपने मन से भी कर सकता है. हो सकता है कि फिर एक्शन पे, किसी स्टिमुलाई बेस पे एक्शन हो. तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा डीप समझते हैं जरा. सबसे पहले ये समझते हैं कि नर्वस सिस्टम होते कितने हैं. तो अभी खास पर देख के डरो मत, अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, राइट? सो सबसे पहले हम बहुत बेसिक से समझते हैं कि वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में वो जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है जरा. क्योंकि अगर हम बेस नहीं क्लियर करेंगे, हम 10 तल्ले 5 तल्ले जितने भी फ्लोर हम बिल्डिंग बना ले, वो सब ढह जाएगा. एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि और फंडामेंटल्स आर नॉट क्लियर. सो फर्स्ट दिस इज गोइंग टू बी इंट्रोडक्टरी सेशन. सो फंडामेंटल्स ओनली वी आर गोइंग टू क्लियर ओवर हियर. सो नर्वस सिस्टम को अगर देखा जाए तो दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है. एक को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और दूसरे को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ध्यान से लिखिए, इंपॉर्टेंट है, लिखते जाइए. नर्वस सिस्टम को दो सिस्टम में क्लासिफाई किया गया है. एक को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और पूरी दुनिया को पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोले तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो एग्जांपल लिख लीजिए. संजीव जी, आपकी क्या प्रॉब्लम थी? आप बताएंगे जब ही तो सॉल्व करेंगे. ठीक है, आप मुझे पर्सनल चैट पे मैसेज करिए, आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोग मैसेज करके ना तुरंत जवाब दीजिए. तुरंत तुरंत नहीं होता भाई, हम भी इंसान है, हम भी किसी काम में भी, हमेशा चैट खोल के नहीं कोई पड़ा रहेगा वहां पर. वी आर ऑल्सो हैविंग पर्सनल लाइफ. ठीक है, हम आपकी हेल्प करते हैं जरूर, बट आप भी समझिए हम भी इंसान है, वी आर हैविंग पर्सनल लाइफ. सो पीएनएस नर्वस सिस्टम दो होता है. एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट इज पीएनएस, एंड सेकंड वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रली इट इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग. तो सेंट्रल कौन कंट्रोल? हमारे पूरी बॉडी के फंक्शन को, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड. अभी देखो किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाए, सब खत्म मामला. दिमाग काम करना फेल कर दे, सब खत्म मामला. सो सीएनएस में हम देखेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द पार्ट ऑफ
CNS बिकॉज दे आर सेंट्रली एक्टिंग, पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार और पंचायत सरकार सबको, एवरीबॉडी इज कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इधर पे ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आप देखोगे, इसका मतलब अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों बोला गया, क्योंकि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स, और याद रखिए ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। पूरे बॉडी को बनाने में प्रोटीन का बहुत है, आप कहते हो ना कि प्रोटीन्स आर बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स, अमीनो एसिड्स आर बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्यों बिल्डिंग ब्लॉक बना रहे हैं, क्योंकि मेनली बॉडी का होल स्ट्रक्चर देखोगे तो यही कंपोनेंट मिलेगा। उसी तरीके से नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है, जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है, उसको बोलते हैं न्यूरॉन्स। और साहब न्यूरॉन कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ये रहा न्यूरॉन का तंत्र। एक न्यूरॉन है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, और दुनिया भर के कितने सारे न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में, ये केवल एक न्यूरॉन है। अभी इसके बारे में भी हम डिटेल समझेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ फंडामेंटल क्लास, ठीक है। सो पहले लिख लीजिए, न्यूरॉन्स आर बेसिकली द फंडामेंटल यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये जो न्यूरॉन्स फंडामेंटल यूनिट है, अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम या उसके इर्द गिर्द आसपास पाई गई, तभी इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन अगर ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के बाहर की तरफ लोकेटेड हैं, पेरिफेरी में लोकेटेड हैं, पेरिफेरी बोले तो दूर है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही सेंट्रल है जो चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इनसे दूर है, इसीलिए इनका नाम हो गया पेरिफेरल। आपने देखा होगा ना, दिल्ली में पेरिफेरल हाईवे बना हुआ है, ईस्टर्न पेरिफेरल, बाहर बाहर निकाल दिया हुआ रास्ता, आप देखोगे। और आप उधर से कश्मीर और उधर से पाकिस्तान सब सब चले जाओ उधर ही से। पेरिफेरल बोले तो जो सेंट्रल बॉडी है, जो कंसंट्रेटिंग बॉडी है, उसके इर्द गिर्द या अगल बगल। तो ऐसे न्यूरॉन्स जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के उसके पेरिफेरी, उससे दूर पे हैं, उनको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर हो गया पेरिफेरल क्यों बोलते हैं, क्यों क्लियर हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका न्यूरॉन सेंट्रली एडजस्टेड है। अब जब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जाएंगे तो दो चीज आती है, एक को बोलते हैं इफरेंट, ई, और दूसरे को बोलते हैं एफरेंट डिवीजन। तो ये जो इफरेंट एफरेंट का कॉन्सेप्ट आप सुनते हो ना, एक को सुनते होगे सेंसरी, एक को सुनते होगे मोटर, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि इफरेंट को मोटर बोलते हैं कि एफरेंट को मोटर बोलते हैं, किसको मोटर बोलते हैं। देखो एक तो ये खोपड़ी अपन की हो गई, सीएनएस, ये पूरा सिस्टम हो गया आपका, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। कोई चीज ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से पूरे बॉडी तक जाएगी, या फिर बॉडी से घूम के दिमाग तक आएगी। दो ही चीजें तो होंगी, या तो खोपड़े से नीचे जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। तो अगर कोई चीज ई फॉर एग्जिट, ट्रिक याद रखिए, ई फॉर एग्जिट, एग्जिट कहां से होगी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो जो मेन सिस्टम है उससे जब एग्जिट हो रही है वहां पर, यानी कि सिग्नल को अवे फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड एज पेरिफेरल टिश्यूज। इफरेंट, ई फॉर एग्जिट, और एग्जिट कहां से होगा, जिधर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है उससे दूर जो न्यूरॉन्स या सारी चीजें ले जा रहे हैं उसको बोलते हैं इफरेंट डिवीजन। एफरेंट डिवीजन बोलते हो, एफरेंट डिवीजन जैसे मान लीजिए किसी कुत्ते ने आपको दौड़ा के काट लिया, या फिर आप जा रहे थे, पत्थर आपके ठेस लग गई अंगूठे में, या फिर किसी ने चिकोट लिया आपको, तो वो जो चिकोट लिया, चिकोटी काट लिया, वो आपको सेंस हुआ, बाहर के ऑर्गन्स ने आपको सेंस किया और सीधे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू दिमाग को भेजा कि किसी ने चिकोटा है आपको। तो इधर पे क्या है कि बॉडी से लेके सिग्नल किधर जा रहा है, दिमाग की तरफ। तो जो बॉडी की तरफ से सिग्नल दिमाग की तरफ जा रहा है उसको बोलते हैं एफरेंट सिस्टम। तो उल्टा बता रहा हूं, एफरेंट इफरेंट सही है या उल्टा है, एक मिनट रुकिए जरा, सब कुछ सही चल रहा है। एफरेंट अवे फ्रॉम द सीएनएस सिस्टम लेके जा रहा है, और इफरेंट, सही बोल रहा हूं कि गड़बड़ बोल रहा हूं, इफरेंट, ई फॉर एग्जिट, एग्जिट किधर, ब्रेन और इधर स्पाइनल कॉर्ड से, इधर दिमाग से अगर दूसरी तरफ बॉडी तरफ ले जा रहा है इफरेंट सिस्टम, उधर से इधर पे ले आ रहा है एफरेंट सिस्टम। सही है सर, कंटिन्यू करिए, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, जग रहे लोग, मैंने कहा कि
तो इफरेंट सिस्टम, ई फॉर एग्जिट, ऐसे ट्रिक याद रखो, ई फॉर एग्जिट, एग्जिट कहां से, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि सेंट्रली कंट्रोल हो रहा सारा नर्वस सिस्टम इधर से। तो जब कोई चीज सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से दूर ले जाए, अवेक ले जाए, तब उसको बोलते हैं इफरेंट सिस्टम। कहां पर ले जाएगा दूर, पेरिफेरल टिश्यूज के लिए, हाथ के यहां, पैर के यहां, उंगली के यहां, इधर पे। एफरेंट सिस्टम क्या है कि हाथ पैर उंगली से अगर किसी ने चिकोटा, कोई भी सिस्टम है, यानी बाहर के एक्सटर्नल एनवायरमेंट का जो सिग्नल था उसको इंटरनल स्टिमुलाई में चेंज करके अभी वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपके दिमाग खोपड़ी में भेज रहा है, वो उसको बोलते हैं एफरेंट सिस्टम। तो एफरेंट सिस्टम जनरली आपके सेंसरी आउटपुट की तरह काम करते हैं। कट जाए, पिट जाए, चोट लग जाए, घाव लग जाए, कुछ भी, तो उधर पे ये सारा सिस्टम, एफरेंट सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है। और मोटर सिस्टम किसे कहते हैं, इफरेंट सिस्टम को, इफरेंट सिस्टम। ठीक है, चलिए, तो यहां तक बात समझ में आई। लेकिन साहब इतना ही नहीं है, अभी ये जो एफरेंट इफरेंट है ना, इसके अंदर भी डिवीजन है। ये लो साहब, ये देखो डिवीजन क्या है सर, कि जो इफरेंट वाला पार्ट है, जो कि क्या कर रहा था, बाहर को ले जा रहा था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर अवे ले जा रहा था इंफॉर्मेशन, सिग्नल्स को, उसको बोलते हैं इफरेंट डिवीजन। और इसी का दो डिवीजन है, एक को बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक को बोलते हैं सोमैटिक सिस्टम। बहुत क्रिस्टल क्लियर आपको पढ़ा रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन एएनएस है, कौन पीएनएस के अंदर एएनएस है कि एएनएस के अंदर पीएनएस, आज तक किसी को क्लियर नहीं होता। अब इधर क्रिस्टल क्लियर है। आराधना जी बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूं, अब इससे स्लो क्या ही पढ़ाऊं मैं, इट्स वेरी स्लो एक्चुअली। ठीक है, इससे स्लो क्या ही हो सकता है। ठीक है, इफरेंट सिस्टम, इफरेंट सिस्टम में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक सिस्टम। अब सोमैटिक सिस्टम को हम लोग बोलते हैं वॉलेंटियर सिस्टम या वॉलेंटरी कंट्रोल होता है। वॉलेंटरी बोले तो इच्छा से, कहते हैं ना कि कितने भी वॉलेंटियर्स है सारे सामने आ जाओ अपनी इच्छा से, ये वॉलेंटरी सिस्टम। इधर पे देखोगे क्या होगा कि आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे इधर पे। तो रेगुलेट्स बॉडी विदाउट प्रेजेंस ऑफ कॉन्शियस माइंड, दिमाग के बिना कॉन्शियस प्रेजेंस के काम करता है ये। कौन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, बिना दिमाग के कॉन्शियस प्रेजेंस के काम करता है ये। बहुत ज्यादा दिमाग का होता है, बट बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस दिमाग का नहीं होता इधर पे। ऑटोमेटिकली चीजें रेगुलेट हो रही हैं, रेगुलेट हो रही हैं, रेगुलेट हो रही हैं। इधर पे आप देखोगे सारी चीजें, तो कहां पर आपको दिखेगा ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, विसरा में देखने को मिलेगा, कार्डियक मसल में देखने को मिलेगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को देखने को मिलेगा। ये सब जगह कौन देखने को मिलेगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अच्छा मुझे एक एग्जांपल बताइए, जैसे एंडोक्राइन वर्सेस एक्सोक्राइन का क्या एग्जांपल है। एक्सोक्राइन किसको बोलते हैं, ग्लैंड्स, और एंडोक्राइन किसको बोलते हैं, ये भी क्लियर होना चाहिए क्योंकि बेसिक क्लास है, तो एवरीथिंग शुड बी क्लियर। पहले सवाल का जवाब, डक्टलेस ग्लैंड किसे कहते हैं, जिनमें डक्ट नहीं होती, एंडोक्राइन को बोलते कि एक्सोक्राइन को, जवाब दीजिए आप मुझे। अभी छोड़ दीजिए इसको, अभी आते हैं, अभी सब पढ़ते हैं धीरे धीरे करके। डक्टलेस ग्लैंड्स, डक्ट जिनमें डक्ट नहीं होती, ट्यूब्स नहीं होती, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यस, एंडोक्राइन आर डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्ट्स किस में होती हैं, एक्सोक्राइन में। यस, अच्छा ये बताइए कि कौन सी एंडोक्राइन की एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अपने जो हार्मोन्स होते हैं वो सीधे ब्लड में छोड़ देते हैं, एंडोक्राइन की एक्सोक्राइन। शेख जी कुछ सही बता रहे हैं, बताइए। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में से कौन से ऐसे हैं जो सीधे अपने हार्मोन्स को ब्लड में छोड़ देते हैं, कोई डक की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे ब्लड में छोड़ दिया। देखिए कुछ लोग एक्सो कह रहे हैं, कुछ लोग एंडो कह रहे हैं, यही क्लियर नहीं है, यही दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज डक्टलेस, कोई डक्ट नहीं है, सीधे खुल्लम खुल्ला सारा हार्मोन छोड़ दिया ब्लड में, जाओ घूमो फिरो टहलो। दैट्स व्हाई देयर नेम इज डक्टलेस ग्लैंड।
Directly they are secreting their hormones in the blood system circulation. Endocrine glands. और एक्सोक्राइन क्या करेंगे? डक्ट. तो ये क्लियर कर लीजिए. Endocrine glands are ductless gland. Why? Because they are releasing their hormones in the directly in the blood. Yes. अभी देखो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन का आप सभी लोग का कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल ऐसे हिला डुला हुआ है. अब इसको थोड़ा दुरुस्त कर दिया मैंने. ओके हो गया ये. चलिए, तो जहां पर आप देखोगे वॉलेंटरली काम होता है और जहां पर विदाउट कॉन्शियस प्रेजेंस ऑफ माइंड काम होता है, वहां पर एएनएस सिस्टम आपको देखने को मिलेगा. और अब तक हमको एएनएस यही पढ़ाया गया है कि सर पैरासिंपैथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम ही खाली होता है, दो ही सिस्टम होता है. लेकिन जब आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छी वेबसाइट पढ़ेंगे ना, तो एक और सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं एंटेरिक सिस्टम. लेकिन हमें क्या है, हमें रोड छाप किताब पढ़ने की आदत पड़ गई है. कोई रंगीन सी किताब दे दे, कोई शॉर्टकट सी किताब दे दे, इतना ही पढ़ ले हम. कभी हम अच्छी किताबें, अच्छे लेवल का ज्ञान लेंगे नहीं. दिस इज द बिगेस्ट इशू एक्चुअली. मार्केट में है वो तो बेच के छाप के निकल जाएंगे. ठीक. तो ये जो एएनएस सिस्टम है, ये तीन भाग में क्लासिफाई किया गया. एक को बोलते हैं एंटेरिक सिस्टम. एंटेरिक बोले तो जीआईटी वाला पार्ट, इंटेस्टाइन वाला सिस्टम, जीआईटी गट. और एक को बोलते हैं पैरासिंपैथेटिक सिस्टम, एक को बोलते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम. अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए मैं जा रहा हूं, वैसे ना करे, बट दो चार कुत्तों ने घेर लिया काटने के लिए, मैं भागने लगा दौड़ दौड़ के, मेरा कुत्ता बना दिया उन्होंने. अब मैं भाग रहा हूं डर के मारे, जैसे उन्होंने मुझे दौड़ाया, बिल्कुल गोली की रफ्तार से मैं भागा. तो इधर बताओ आप, पैरासिंपैथेटिक सिस्टम काम कर रहा है कि सिंपैथेटिक सिस्टम? बिना दिमाग लगाए एकदम, दिमाग वहां चलाने भर का टाइम नहीं है, तुरंत. यानी कि फाइट फॉर फ्लाइट रिस्पॉन्स, तुरंत देखा और एकदम बिल्कुल सुतली बम की तरह गायब. जल्दी बताइए, सिंपैथेटिक सिस्टम की पैरासिंपैथेटिक सिस्टम? अभी देखिए, सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक अभी पूरा चलेगा ग्रुप में, आप देखो चैट में. यस. शेख जी कह रहे हैं सिंपैथेटिक. यस, एंट्रिक सिस्टम के सेकंड ब्रेन भी से बोलते हैं. बिल्कुल सही, इन्होंने पढ़ा हुआ है, अच्छी किताब. जनरली इफ यू टॉक अबाउट, जो फाइट फॉर फ्लाइट रिस्पॉन्स हो जाता है, जो बॉडी कुछ भी अलग, जैसे आप ऐसे कोई आपकी तरफ आपको चुभाने आ रहा, अपने आप आंख बंद हो गई, ब्लिंकिंग होने लगी, बंद हो गई अपने आप की आंख. पैरासिंपैथेटिक सिस्टम, दिमाग को ज्यादा कुछ काम करने को मिला नहीं इधर पे. ठीक है, ये तुरंत आपकी बॉडी ने एक्शन लिया, तुरंत कुत्ते ने दौड़ा और तुरंत आप भागना स्टार्ट कर दिए. पैरासिंपैथेटिक सिस्टम. फाइट फॉर फ्लाइट रिस्पॉन्स बोला जाता है पैरासिंपैथेटिक सिस्टम को. लिख लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. माधुरी जी बोले फाइट फॉर फ्लाइट रिस्पॉन्स सिंपैथेटिक में होता है कि पैरासिंपैथेटिक में होता है? अभी भी कंफ्यूजन है. शेख जी कह रहे हैं सिंपैथेटिक. एक मिनट रुकिए, जरा पंखा चला लो, थोड़ा गर्मी हो रही है हल्की. जल्दी बताइए, कुत्ते ने काटा, भागा मैं, तो फाइट फॉर फ्लाइट रिस्पॉन्स, इज इट पैरासिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम? कंफ्यूजन है अभी भी? देखिए, राहुल जी कह रहे हैं सिंपैथेटिक, बाकी लोग कह रहे हैं पैरासिंपैथेटिक. पैरासिंपैथेटिक. ये क्वेश्चन का मैं आंसर आप पे छोड़े जा रहा हूं. आप इसको देखिए कि इट इज पैरासिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक. आप गूगल से पूछिए. मैं ये नहीं बता रहा हूं कि कौन फाइट फॉर फ्लाइट रिस्पॉन्स ये है, नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे. ठीक है, ये चेक करने के लिए कि आपका नॉलेज अभी तक क्या है, लेवल क्या है, अभी कितना मुझे उसमें और थोड़ा सा दुरुस्त करने की जरूरत है.
आई एम नॉट सेइंग इट इज पैरासिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम, आई एम आस्किंग यू। जनता जवाब चाहती है, देख लीजिए। इट मीन्स कि आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम कि बेसिक इज नॉट क्लियर। चलिए अभी इसमें उलझते नहीं, अभी और देखते हैं। ये जो अपन का पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है ना, इसको बोलते हैं क्रेनियोसैक्रल रीजन। क्रेनियोसैक्रल सिस्टम, देखो बढ़िया किताबें बोले तो मैं किससे देखो पढ़ के आऊं। अभी आपको पढ़ाने से पहले इधर देखो, ये देखो लिपिन कॉर्ड पढ़ के आऊं, जबरदस्त इसमें एनएस दिया है। ये देखो, जब अच्छी किताब आप पढ़ोगे ना तो आपको नॉलेज अच्छा मिलेगा। चलिए, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ही बोलते हैं क्रेनियोसैक्रल सिस्टम। अभी क्यों बोलते हैं, अभी उस पर हम पूरा अच्छे से समझेंगे। फिलहाल लिख लीजिए आप, सिंपैथेटिक सिस्टम को थोरैकोलंबर बोलते हैं। क्रेनियम बोले तो क्रेनियम बोले तो ब्रेन, क्रेनियल नर्व्स होती हैं बहुत सारी। सैक्रल जो रीजन होता है स्पाइनल कॉर्ड में होता है। तो यानी कि इसकी जो ओरिजिनेटिंग न्यूरॉन होगा ना, वो कहां पर, उसकी बॉडी कहां पर होगी, एक तो क्रेनियम में होगी और स्पाइनल कॉर्ड में होगी, इसीलिए इसको क्रेनियोसैक्रल बोला गया है। कंफ्यूज मत होइए। यस, अब सही जवाब आया है कि पैरासिम्पैथेटिक है कि सिंपैथेटिक है। ठीक है, चलिए दूसरा जो होता है सिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम को क्या बोला गया है, थोरैको लंबर सिस्टम। अब ये थोरैसिक रीजन, लंबर रीजन, ये कहां होता है, स्पाइनल कॉर्ड में। यानी इस न्यूरॉन, ये जो सिंपैथेटिक है, इसका न्यूरॉन का जो बॉडी होगा, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा बॉडी क्या है, एक्सॉन क्या है, डेंड्राइट्स क्या है, अभी पढ़ाता हूं। उसका जो बॉडी होगा ना, जो हेड होगा, जहां पर न्यूक्लियस होता है आसपास, वो आपके थोरैसिक और लंबर रीजन में मिलेगा। ये कहां रीजन पाए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड के दो अलग अलग रीजन हैं, ठीक है, वो इसीलिए इसको थोरैको लंबर भी बोलते हैं। तो लिख लीजिए, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को क्रेनियोसैक्रल सिस्टम भी बोलते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम को थोरैको लंबर सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा जो एनएस आपको देखने को मिलेगा, एंट्रिक सिस्टम में भी देखने को मिलेगा। ये भी लिख लीजिए आप तीनों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक मिनट रुकिए जरा, किसी ग्रुप में बच्चे कुछ पूछ रहे हैं, एक मिनट दीजिए जरा। एक मिनट रुकिए जरा, कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं दूसरे ग्रुप में, क्योंकि डीआई का रिजल्ट आया हुआ ना, परेशान हो रहे थोड़े से। मैं उनको रिस्पॉन्ड कर दूं जरा। चलिए, ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी जरा कमेंट देख लो मैं आपका। यस, सो डोंट बी कंफ्यूज, फाइट फॉर फ्लाइट रिस्पॉन्स, आप इसको दुरुस्त करिए। फाइट फॉर फ्लाइट रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विथ सिंपैथेटिक सिस्टम एक्चुअली, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट पैरासिम्पैथेटिक, इट्स मोस्टली वर्किंग इन सिंपैथेटिक सिस्टम। सो सिंपैथेटिक सिस्टम इसका आंसर हो गया, ठीक। चलिए, अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट जो इमरजेंसी सिचुएशन आती है, जो कुत्ता काट लिया, डरा दिया, कुछ भी हो गई, उसमें जनरली फाइट फॉर फ्लाइट रिस्पॉन्स आपको सिंपैथेटिक सिस्टम में देखने को मिलेगा। करेक्ट इट, ठीक है। पहले मैंने आपको पैरासिम्पैथेटिक बताया था, ये चेक करने के लिए कि आप कितने एक्टिव हैं, आपका कॉन्सेप्ट कितना दुरुस्त है, ठीक है। कुछ लोगों ने अपोज भी किया कि नहीं सर ये सिंपैथेटिक हुआ, सिंपैथेटिक हुआ, अच्छी बात है, दे आर वेरी अवेयर। चलिए, अब जरा न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझते हैं। अगर इसको नहीं समझेंगे ना तो इट विल बी वेरी कंफ्यूजन। तो ये देखो, आपको डायग्राम देखने को मिलेगा, एक छोटू सा न्यूरॉन, बहुत बारीक सा, जो आपको दिखेगा भी ढंग से, इतना बड़ा सा होता है। कहां से शुरू हो रहा है, डेंड्राइट से। ये जो दिख रहा है ना इस तरीके की वेवी टाइप के स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स एक्चुअली।
डेंड्राइट्स इसको बोलते हैं। और खत्म कहां हो रहा है ये? नर्व एंडिंग्स पे, यानी नर्व एंडिंग्स आर बेसिकली टर्मिनल पार्ट। लेकिन उसमें आप देखोगे एक बहुत बड़ा रोल है एक्सॉन्स का। तो एक्सॉन क्या है? बेसिकली ये पाइप नुमा स्ट्रक्चर है, नली नुमा स्ट्रक्चर है। देखो ये देखो, तो इधर से क्या चल रहा है उसको इधर पे पहुंचा रहा है, इधर से इधर पे क्या चल रहा है? इधर। तो एक्सॉन्स बेसिकली क्या है? पाइप लाइप स्ट्रक्चर होते हैं, मैंने देखो लिखा हुआ ट्यूब लाइप स्ट्रक्चर कैरीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इधर से इधर, इधर से इधर। अगर एक्सॉन्स ना रहे तो सिग्नल कैरी नहीं होगा। सो लिख लीजिए, फिर डायग्राम बनाइए। न्यूरॉन्स, हेडिंग डालिए न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स में थोड़ा सा कायदे से अच्छे से लिख लीजिए। अभी फिर वो जो पिछला छोटा पार्ट है ना उसको थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, देयर शुड बी अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अदरवाइज मैं कुछ और बोलूंगा आपको, माइलिनेटेड शीथ बोलूंगा, नॉन माइलिनेटेड बोलूंगा, एक्सॉन बोलूंगा, डेंड्राइट बोलूंगा, हवा ही नहीं लगेगी। सो वो हवा लगे, वो समझ में आए, इसलिए हमें बेसिक थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। ठीक, तो इधर पे डेंड्राइट, यानी शुरुआत कहां हो रहा है? डेंड्राइट से। अंत कहां इसका हो रहा है? नर्व एंडिंग से। और यहां पर आप देखेंगे कुछ कवर दिख रहे हैं, यहां पर ये कवर दिख रहे हैं इस ट्यूब के ऊपर, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। इसीलिए कहते हैं कि न्यूरॉन्स माइलिनेटेड है कि नॉन माइलिनेटेड है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ये जो माइलिन शीथ है एक्चुअली में इसका काम क्या है? अगर कोई फाइबर नॉन माइलिनेटेड है तो फिर क्या मतलब है उसका? तो ये माइलिन शीथ का कुछ तो काम होगा ना, तभी तो माइलिन शीथ है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरा बताइए कि माइलिन शीथ का क्या मतलब है। जब तक मैं जरा और कमेंट पढ़ लूं आपके, कोई दिक्कत तो नहीं चल रही अब तक? ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑल राइट। यस, गोविंद जी कह रहे हैं प्रोटेक्शन का काम, शेख जी कह रहे हैं इंपल्स कंडक्शन का काम। ओके, बट इंपल्स कंडक्शन का काम तो एक्सॉन कर रहा है। सोनिया जी कह रहे हैं इंसुलेशन के लिए। ओके, यस, फैसिलिटेटर के तौर पर काम करता है ये, इसको पूरा नरिश करने का काम भी करेगा, इंपल्स के कंडक्शन को इंप्रूव भी करेगा और प्रोटेक्शन का काम भी कर रहा है। बिल्कुल सही है, माइलिनेटेड शीथ। यस, इट इज एक्टिंग एज ए फैसिलिटेटिंग कंपोनेंट। और इधर पे देखोगे ये जो पूरा दिख रहा है एरिया, ये देखो, इस पूरे एरिया को बोलते हैं सेल बॉडी। अगर मैं बोलूं कि सेल बॉडी, तो आपको समझ में आ जाने कि सेल बॉडी बोलो तो किधर बोल रहे हैं सर? इधर पे, इस पूरे एरिया को सेल बॉडी बोलते हैं। और इसी सेल बॉडी के अंदर ये न्यूक्लियस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जहां से सारी चीजें कंट्रोल हो रही है। पूरे न्यूरॉन्स के अंदर चीजें कंट्रोल कहां से हो रही हैं? न्यूक्लियस। इसीलिए इसके हिंदी में नाम होता है केंद्रक। ठीक है, ये सारी चीजें तो आप देखोगे न्यूक्लियस में, सॉरी सेल बॉडी में न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी, जिसको ऊर्जा घर बोलते हैं, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर रहा है, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अदर कंपोनेंट। और सबसे मजे की बात, ये जो पूरा एएनएस सिस्टम है ना, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये एंडोक्राइन सिस्टम के साथ भी काम करता है। इधर पे क्या है, सारा काम किस में हो रहा है? सिग्नल में सारा खेल हो रहा है। उधर पे क्या है? हार्मोन्स को ब्लड में रिलीज किया जा रहा है या ट्यूब के थ्रू रिलीज किया जा रहा है। तो जनरली हम देखोगे एएनएस को हम लोग एंडोक्राइनिक सिस्टम के साथ पढ़ते हैं, जो हार्मोन वाला सिस्टम है उसके साथ पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों का को रिलेशन है। यस, नर्व इंपल्सेस को बढ़ाने का काम कर रहा है, इंप्रूव करने का काम कर रहा है। समझ में आई? तो एक कंपोनेंट क्या हो गया? डेंड्राइट। यानी कि अगर डेंड्राइट को देखा जाए तो सबसे शुरुआती पार्ट है। तो एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन कैसे चिपकेगा? एक का डेंड्राइट होगा और दूसरे के पीछे वाला हिस्सा नर्व एंडिंग्स, तभी तो जाके एक दूसरे के आगे पीछे वो अटैच होंगे। तो स्टार्टिंग पार्ट कौन सा है? डेंड्राइट। लास्ट पार्ट कौन सा है? टर्मिनल नर्व एंडिंग्स। फिर इधर पे कौन चिपकेगा? दूसरे का डेंड्राइट इधर आके चिपकेगा, फिर नर्व एंडिंग, फिर तीसरे का डेंड्राइट आके चिपकेगा, ऐसे। तो जब ये चिपका चिपकी होगी तो ये जो बीच वाला पार्ट होगा इसको बोलते हैं साइनेप्स। ये भी वर्ड सुनने को आएगा, साइनेप्स। साइनेप्स का मतलब होता है जंक्शन, दो न्यूरॉन्स को जो जोड़ रहा है। तो एक न्यूरॉन्स का अगला हिस्सा, एक न्यूरॉन्स का पिछला हिस्सा। अभी इधर पे ये अगला हिस्सा है, किससे जुड़ेगा? अगले न्यूरॉन के पिछले हिस्से से।
तो यहां पर जो जंक्शन पॉइंट है इसको बोलते हैं साइनेप्स। लिख लीजिए साइनेप्स। सो साइनेप्स आर बेसिकली जंक्शन पॉइंट बिटवीन डेंड्राइट्स ऑफ वन न्यूरॉन एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ अनदर न्यूरॉन, दैट इज कॉल्ड एज साइनेप्स। यस, समझ में आया? अगर मैं सेल बॉडी बोलूं तो आप समझ जाओगे, इंक्लूडेड न्यूक्लियस। एक्सॉन्स काहे के लिए? ट्रांसमिशन के लिए, ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर। देखो मैंने थोड़ा थोड़ा हिंट भी लिख दिया है। डेंड्राइट क्या करते हैं? डेंड्राइट मैसेजेस को रिसीव करते हैं अदर न्यूरॉन से और इसको ट्रांसमिट टू द बॉडी में इधर से। तो ये क्या है? ये एंटीना की तरह काम कर रहा है, इधर एंटीना की तरह, रिसीवर की तरह काम कर रहा है। सो डेंड्राइट्स आर बेसिकली एंटीनाज और रिसीवर दैट इज कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन एंड डायरेक्टिंग। किसको दे रहा है? लो भाई साहब, कितनी चाहिए इंफॉर्मेशन? बॉडी को दे रहा है। और बॉडी के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, समझ में आई बात? तो डेंड्राइट क्या कर रहा है कि सिग्नल्स को इधर पे बॉडी में दे रहा है। बॉडी में क्या क्या चीजें? वो सब सारी चीजें। एक्सॉन्स क्या, वो बता दिया मैंने। साइनेप्स क्या है, वो बता दिया मैंने। माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड का कॉन्सेप्ट बता दिया। एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। बेसिक है। अब ये सब एनाटॉमी वगैरह में पूछा जा सकता है आपसे। सब लोग कह रहे हैं यस, गौरव जी कह रहे हैं कि वॉइस इज नॉट क्लियर। वॉइस नहीं आ रही है? माई ऑडियो इज क्लियर? अभी आई आवाज गौरव जी? बाकी लोग जरा मुझे कंफर्म करिए, इज ऑडियो क्लियर? आज मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं, मेरा इतना स्लो पढ़ाने का स्पीड है नहीं, फास्ट पढ़ाता हूं मैं, बट आज मुझे थोड़ा सा स्लो पढ़ाना पड़ रहा है ताकि मैं, ये बेसिक लेक्चर है, सो दैट योर अंडरस्टैंडिंग कुड बी क्लियर। यस, अब इधर पे सारा समझ में आ गया। अब फिर चलते हैं पिछली वाली दुनिया में। तो न्यूरॉन्स के बारे में जरा लिख लो। न्यूरॉन्स आर बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि फिजिकल और इलेक्ट्रिकल फंक्शन का काम करते हैं। फिजिकली भी अटैच करने का काम कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेशन को, कंडक्शन का काम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये सारी चीजें। तो पूछा जाए कि न्यूरॉन्स क्या है, जैसे नेफ्रॉन्स, तो नेफ्रॉन फंडामेंटल और बेसिक यूनिट किसकी? किडनी की। बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक इधर पे न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स आर बेसिकली फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, हेल्प्स इन ट्रांसमिशन एंड इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी। यही है, न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ा जान लीजिए और न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर बना लीजिए। आप स्ट्रक्चर बना लीजिए इसका न्यूरॉन का। मैं हटा रहा हूं इसको, जरा 1 मिनट रुकिए। बना लो आप स्ट्रक्चर जरा इसका, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप न्यूरॉन्स के बारे में आपकी समझ नहीं होगी, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक, सेल बॉडी, साइनेप्स, माइलिनेटेड शीथ, हवा ही नहीं लगेगी आपको, कहोगे ये सब क्या हो गया भैया। राइट, चलिए अब आते हैं फिर से अपने रिवर्स दुनिया में जाते हैं जरा सा साइनेप्स के बारे में। तो साइनेप्स क्या? बेसिकली दीज आर केमिकल जंक्शन, जहां पर एक न्यूरॉन का टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, उसके आगे वाले हिस्से से मिलता है। और कभी कभी न्यूरॉन में आप देखोगे कुछ न्यूरॉन को सेंसरी बोला जाता है, कुछ न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन्स क्या बेसिकली होते हैं? इफरेंट होते हैं, ठीक है, मल्टीपोलर होते हैं, सीएनएस के साथ होते हैं। और देखो ये जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये मल्टीपोलर नेचर होते हैं। सीएनएस में लोकेटेड जोन है, वो जो कैरी करने वाला सिस्टम है वो आउटसाइड सीएनएस होता है। तो यानी ब्रेन टू मसल की तरफ इंफॉर्मेशन ले जा रहे हैं, ब्रेन टू अदर पार्ट की तरफ ले जा रहे हैं। तो मोटर को क्या बोला गया? इफरेंट बोला जाएगा कि अफरेंट बोला जाएगा? अभी बताइए। अभी मैंने इफरेंट अफरेंट का आपको कॉन्सेप्ट बताया। ई फॉर एग्जिट, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से एग्जिट कर रहा है। तो मोटर फंक्शन किसको बोलते हैं? इफरेंट न्यूरॉन्स को, नॉट एफरेंट। क्लियर हो गया? चलिए, ये वाली बात समझ में आ गई। तो कुछ और थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी हम लोग डीपली पढ़ते हैं। जीएस का सेशन भी है, अभी देखिए लेट हो रहा है पढ़ाते पढ़ाते, अभी डाउट आपके आएंगे। सो इसी तरीके से कभी कभी क्लासेस थोड़े बहुत लेट होंगी आपकी, ठीक है। चलिए, इफरेंट सिस्टम। अब देखिए, अब ये प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक, इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है सर। बी फार्मा डिप्लोमा टाइम खूब रट्टा मार रहे थे सर, तो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। इस डायग्राम को जरा देखो।
इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो, अगर इस डायग्राम को आप समझ गए तो आपका आधा एएनएस क्लियर हो जाएगा। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें क्या है, सेल बॉडी, इधर पे मैंने ये हरे रंग का बना रखा है सेल बॉडी। अब ये सेल बॉडी और भी जगह से तो कनेक्ट होगी, तो ये किससे कनेक्ट होती है, यहां पर देखोगे तो जो जिसका ऐसा न्यूरॉन्स या फिर जिसका बॉडी, ऐसा न्यूरॉन जिसकी बॉडी आपको सीएनएस में देखने को मिले उसको बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। अभी गैंग्लिया के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। गैंग्लिया क्या होते हैं, एग्रीगेटेड नर्व सेल जो कि पीएनएस में दिखाई देंगे। तो नर्व सेल बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी नर्व सेल बॉडी, अभी सेल बॉडी का समझ में आ रहा होगा, बहुत सारी नर्व सेल बॉडी इकट्ठे हो जाती हैं, उसको बोलते हैं गैंग्लिया। और कहां पर जनरली होती है, पीएनएस में होती हैं आपको। तो गैंग्लिया कहां देखने को मिलेगा, इधर पे। अभी मैं आपको बताता ये नर्व सेल बॉडी, अभी क्या, अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि सेल बॉडी काहे को बोल रहा हूं मैं। तो बहुत सारे सेल बॉडी जब इकट्ठी हो जाती हैं खास करके पीएनएस की तरफ, उस जंक्शन को, उस पॉइंट को बोलते हैं गैंग्लिया। समझ में आई बात। लेकिन ऐसा गैंग्लिया, ऐसा सिस्टम जिसकी बॉडी आपकी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में हो, बोले तो सीएनएस में हो, तो ऐसे गैंग्लिया को बोलते हैं प्री गैंग्लिया। ये प्री पोस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। प्री गैंग्लियोनिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी बॉडी, इसकी जो खोपड़ी है जिधर से ये रेगुलेट हो रहा है, ये आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्री गैंग्लिया। जबकि पोस्ट गैंग्लिया न्यूरॉन किसको बोलते हैं, जनरली जिसका की सेल बॉडी गैंग्लिया से ही ओरिजिनेट होती है, सीएनएस से नहीं। तो पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन का आप देखोगे जो सेल बॉडी है वो गैंग्लिया से ओरिजिनेट हो रही है, जबकि प्री गैंग्लियोनिक की जो बॉडी है वो कहां से, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है। तो अभी प्री और पोस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। तो जब ये प्री और पोस्ट मैच करते हैं तो इनके बीच सिग्नल ट्रांसमिशन होता है, उसको बोलते हैं गैंग्लियोनिक ट्रांसमीटर, जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है प्री गैंग्लियानिक से पोस्ट गैंग्लियानिक में, ये सब सारी चीजें। और पोस्ट गैंग्लियानिक जनरली नॉन माइलिनेटेड होते हैं, सीथ नहीं होती, माइलिन सीथ नहीं होती इनमें जनरली। और लास्ट में क्या होता है आपका, न्यूरो इफेक्टर ट्रांसमीटर, और जो सेंसरी आपका इफेक्टर ऑर्गन है उससे जाके बाइंड करता है। ध्यान से सुनो, इफेक्टर ऑर्गन बोले तो जिधर पे असर जाना, यानी दिमाग से देख रहे हो असर किधर पे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो कैसे थ्रू जा रहा है, वाया प्री गैंग्लियोनिक फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो प्री और पोस्ट को ज्वाइन कौन कर रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, गैंग्लियोनिक ट्रांसमिशन हो रहा है, वहां से सिग्नल प्री से पोस्ट में ट्रांसफर हो रहा है सिग्नल इधर पे। और पोस्ट गैंग्लियोनिक जनरली नॉन माइलिनेटेड होता है। और उनके बाद एक होता है न्यूरो इफेक्टर ट्रांसमिशन, और जिससे वो क्या करता है, जो भी इफेक्टर ऑर्गन है उससे जाके बाइंड करता है और सिग्नल का पूरा ट्रांसफर होता है। तो इधर पे आप देखोगे प्री गैंग्लियोनिक टू पोस्ट गैंग्लियोनिक और फिर इफेक्टर ऑर्गन, इस तरीके से सिग्नल्स आपका मूव कर रहा है। तो अभी ये प्री गैंग्लियन पोस्ट गैंग्लिया का चक्कर खत्म हो गया। गैंग्लिया किसे बोल रहे हैं, जहां पर बहुत सारी नर्व सेल बॉडी इकट्ठी हो गई खास करके पीएनएस में, उस जंक्शन को बोलते हैं गैंग्लिया। तो साहब गैंग्लियम बड़ा अच्छा मैंने बात लिखा हुआ है, गैंग्लिया किसको बोल रहा है। अब इधर प्री गैंग्लिया से पोस्ट गैंग्लिया में आएगा कैसे, बीच में कौन सा बॉर्डर है, गैंग्लियोनिक ट्रांसमिशन हो रहा है। तो ये कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है गैंग्लिया। तो इधर पे कौन से होते हैं, गैंग्लिया होते हैं। तो प्री और पोस्ट के बीच में क्या होते हैं, गैंग्लियोनिक ट्रांसमीटर। और ट्रांसमीटर क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन पाया उसको रिले कर दिया, पास कर दिया। एक स्टेशन ट्रेन गुजरी, आया सिग्नल, अगले स्टेशन पर रिले कर दिया। रिले करने का मतलब सिग्नल को रिसीव करना और उल्टा फिर भेज देना। तो प्री गैंग्लियोनिक से ये गैंग्लिया ने सिग्नल लिया और पोस्ट गैंग्लियानिक को भेज दिया, इसीलिए बोलते हैं गैंग्लिया को रिले स्टेशन है। ये रिले करने वाला है, सूचना को रिसीव करता है और उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता है, दैट इज कॉल्ड एज रिले सिस्टम। सो गैंग्लिया यहां मैंने लिखा हुआ, गैंग्लियस आर बेसिकली रिले सिस्टम बिटवीन प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। लॉजिक समझ में आया, कुछ यहां तक कोई दिक्कत? एक मिनट जरा मैं देख लूं सब कुछ ठीक चल रहा है। यहां तक कोई क्लियर है, यहां तक कोई डाउट पूछ लीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। स्लो पढ़ा रहा हूं क्योंकि बेसिक है, कल की क्लास थोड़ी फास्ट पढ़ाऊंगा आपको ताकि सिलेबस पूरा हो।
आज बेसिक है। अभी प्री गैंग्लियोनिक, गैंग्लिया, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, ये सब होते क्या है, अभी अपन को सब कुछ क्लियर हो गया धीरे धीरे करके। एक मिनट रुकिए, किसी ने हैंड रेज किया है। बताइए नूर आलम जी, यादव जी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। बात समझ में आई? प्री गैंग्लियोनिक किसे कहते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक किसे कहते हैं, और इफेक्टर ऑर्गन बोले तो जिधर पे सिग्नल जाना है फाइनली। तो प्री से पोस्ट में कैसे जा रहा है, वो जा रहा है गैंग्लिया, इसीलिए इसको बोलते हैं गैंग्लियोनिक ट्रांसमीटर। तो इधर पे ये, यानी कि इसका लास्ट पार्ट और इसका स्टार्टिंग पार्ट मिल रहा है, फिर जाके इधर पे इफेक्टर ऑर्गन से बाइंड कर रहा है, और जो भी सिग्नल है नीचे एहसास हो रहा है, जो इफेक्टर ऑर्गन है जिधर तक सिग्नल पहुंचना चाहिए। ये लॉजिक समझ में आया? चलो अब जरा देखो, अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं। चलिए ठीक है, फिर से समझाते हैं। जनरली आप देखोगे ब्रेन से सिग्नल नीचे की तरफ पेरिफेरल ऑर्गन्स की तरफ जा रहा है, या पेरिफेरल से दिमाग की तरफ आ रहा है। तो हम लोग समझ रहे हैं कि जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन है वो नीचे की तरफ कैसे जा रही है, कंडक्ट कैसे हो रही है, उसमें कौन कौन लोग हैं। तो ऐसे न्यूरॉन्स, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन किसके थ्रू कैरी हो रही है, न्यूरॉन्स के थ्रू। तो न्यूरॉन्स के अंदर क्या चल रहा है, न्यूरॉन्स काम कैसे कर रहे हैं, उस मैकेनिज्म को हम समझ रहे हैं। समझ गए बात आप? तो ऐसा न्यूरॉन्स जिसका सेल बॉडी, अभी देखो ये न्यूरॉन था ना, ये देखो इसका सेल बॉडी इधर पे। तो ऐसा न्यूरॉन जिसका सेल बॉडी अपन के खोपड़ी ब्रेन में है या स्पाइनल कॉर्ड में है, उसको बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। और पोस्ट गैंग्लियोनिक किसे बोलेंगे? तो गैंग्लियोनिक ऐसा जिसकी सेल बॉडी की दर पे है, गैंग्लिया से ओरिजिनेट हो रही है, उसको बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक। समझ गई बात आपको? दो लॉजिक है। तो चीजें इधर पे जो प्री गैंग्लियोनिक है, उसकी खोपड़ी, उसका सेल बॉडी, उसका कंट्रोल किधर है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में है, इसीलिए इसको बोला जाता है प्री गैंग्लियोनिक। क्यों? क्योंकि इसका बॉडी, बॉडी बोले तो सेल बॉडी इसकी कहां पर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है। अभी इसने इंफॉर्मेशन लिया, अभी इसको भेजना है कि इसको पोस्ट गैंग्लियोनिक को, फिर होते हुए कहां जाएगा, इफेक्टर ऑर्गन जिधर पे सिग्नल पहुंचना है। तो प्री से पोस्ट में भेजने के लिए एक बीच में रिसीवर होगा, वो क्या करेगा, प्री से कलेक्ट करेगा और पोस्ट में उठा के इंफॉर्मेशन फेंक देगा। तो वो काम कौन करता है, गैंग्लिया। तो गैंग्लिया बेसिकली क्या होते हैं, जो कि आपके सेल बॉडी के पूरे एग्रीगेशन होते हैं, वो रिले सेंटर की तरह काम करते हैं। इधर से सिग्नल लिया और उधर पे चिपका दिया, तो रिले सेंटर हो गए। जैसे ट्रेन आती है इधर पे, हाँ ये ट्रेन इतना 22-13 डाउन इतनी आ चुकी है, अगले को उन्होंने रिले कर दिया, तो रिले स्टेशन की तरह काम करते हैं। समझ में आई? फिर आ गया पोस्ट गैंग्लियोनिक को, और पोस्ट गैंग्लियोनिक जनरली आपके नॉन माइलिनेटेड शीथ के तौर पर होते हैं। फिर न्यूरो इफेक्टर ट्रांसमिशन होता है, और लास्ट में इफेक्टर ऑर्गन को सारी इंफॉर्मेशन हमारी पहुंच जाती है। ये पूरा सिग्नल कंडक्शन का एक पाथवे है। ठीक है, चलिए अब जरा टर्मिनोलॉजी समझते हैं। इफरेंट न्यूरॉन्स, इफरेंट ई बोले तो एग्जिट, किधर से एग्जिट, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से हाथ पांव की तरफ पेरिफेरल ऑर्गन्स की तरफ। तो उसमें दो इन्वॉल्व होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। प्री और पोस्ट कैसे काम करते हैं, अब इधर पे मैंने मैकेनिज्म आपको बता दिया, किसके थ्रू, गैंग्लिया के थ्रू काम करते हैं ये। एफरेंट न्यूरॉन्स, एफरेंट न्यूरॉन्स यानी एफरेंट बोले तो हाथ पैर, किसी को चिकोटी काट लिया, किसी को हमने जैसे उसके पैर पे हमने चाकू सा लगा दिया, कट कर दिया, तो अभी उधर इफरेंट काम करेगा क्या, एफरेंट? एफरेंट काम करेगा। खोपड़ी या स्पाइनल कॉर्ड से जब अदर पार्ट ऑफ बॉडी की तरफ जाए, इफरेंट। कंफ्यूज मत होइए, एक को याद रखिए, दूसरा उल्टा कर दीजिए, दोनों को याद रखेंगे तो यू विल बी कंफ्यूज्ड। एफरेंट क्या है, यानी कि इफरेंट क्या कर रहा है, अवे ले जा रहा है। अवे, कभी वर्ड आ जाए कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल को अवे ले जा रहा है, दूर ले जा रहा है, तो कौन, इफरेंट। जबकि अफरेंट क्या कर रहा है कि जो पेरिफेरल हाथ पांव, जैसे मान लो मैंने यहां पर ऐसे निकोटा चिकोटा, तो इधर से सिग्नल ऐसे आते हुए स्पाइनल कॉर्ड होते हुए मेरे ब्रेन में जाएगा, तो अभी पेरिफेरल ऑर्गन से ब्रेन की तरफ जा रहा है, उसको बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन सिस्टम। लॉजिक समझ में आई? एफरेंट न्यूरॉन सिस्टम। और ये किसमें काम कर रहा है, जैसे मैंने यहां पर देखो ऐसे चिकोट लिया मैंने, अभी मुझे पता लग रहा है किसी कोई चिकोट रहा है मुझे, तो इधर से सिग्नल मेरे खोपड़ी में जा रहे हैं, इधर पे एफरेंट। तो जनरली ये किसके लिए होता है, रिफ्लेक्स रेगुलेशन के लिए। कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, दौड़ा रहा है, कोई आपको निकोट रहा है, चिकोट रहा है, कट लग जा रहा है, एक्सीडेंट हो जा रहा है, सेंस ऑर्गन। तो जनरली जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो काम किसकी वजह से करते हैं, एफरेंट सिस्टम। तो वहां पर आपका बॉडी का कौन सा सिस्टम काम कर रहा होता है, अफरेंट। समझ में आई बात? चलो इफरेंट और एफरेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया।
तो सेंसरी ऑर्गन्स हो गए, चाहे रिफ्लेक्स, जो बॉडी की रिफ्लेक्स, जो रिएक्शन देने की क्षमता होती है बॉडी की, वो कौन सिस्टम काम करता है? एफरेंट सिस्टम काम करता है। ये पूरा सिस्टम हमने समझ लिया। अभी समझते हैं जरा सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स या पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स किसको बोलते हैं। ठीक है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स, उसके बारे में। तो ये जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक है ना, वो एफरेंट का पार्ट नहीं है, इफरेंट का पार्ट है। कहां दिखाया था? देखो स्टार्टिंग में, ये देखो, ये देखो, इफरेंट का पार्ट आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक, और ऑटोनॉमिक में तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक। तो इफरेंट का पार्ट है, ना कि एफरेंट का पार्ट है। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा हमने ये देख लिया किसका पार्ट है, ये इफरेंट सिस्टम का। और इफरेंट में सिंपैथेटिक, एंट्रिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ये सब सारी चीजें। चलिए जरा सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी हो सकता है मुझे जीएस की क्लास कैंसिल करनी पड़ जाए क्योंकि इट्स गोइंग टू बी लेट। मेनली सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं प्रतिम जी, हमेशा नहीं, मेनली। आई एम यूजिंग द वर्ड जनरली, मेनली, ठीक है, बट नॉट ऑलवेज। यस, तो सिंपैथेटिक न्यूरॉन सिस्टम किसको बोलते हैं आप देख लीजिए। तो देखा जाए तो ये एनाटॉमिकली कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? सीएनएस से हो रहा है, लेकिन इमर्ज कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के रीजन से। और कौन कौन सा रीजन है? थोरैसिक रीजन और लंबर रीजन। इसीलिए इस सिस्टम को बोलते हैं थोरैको लंबर सिस्टम। ठीक है, ये थोरैसिक और लंबर रीजन किधर पे? स्पाइनल कॉर्ड के, समझ गए? तो ये आप देखोगे एनाटॉमिकली ये सीएनएस से निकल रहा है, लेकिन उभर कहां रहे, इमर्ज कहां हो रहा है? ये स्पाइनल कॉर्ड वाले रीजन में, स्पाइनल कॉर्ड के थोरैसिक रीजन में, स्पाइनल कॉर्ड के रीढ़ की हड्डी के लंबर रीजन में ये हो रहा है। इसीलिए इनको बोलते हैं थोरैको लंबर सिस्टम। तो कभी पूछ दे सिंपैथेटिक सिस्टम आर आल्सो नोन एज थोरैको लंबर सिस्टम, क्यों? क्योंकि ओरिजिनेट कहां से ये सब हो रहा है? स्पाइनल कॉर्ड के, सॉरी, इमर्ज कहां हो रहा है? स्पाइनल कॉर्ड के दोनों डिफरेंट डिफरेंट रीजन से, राइट। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट सिस्टम पूछा जाता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन शॉर्ट होता है कि लॉन्ग होता है? तो यहां पर जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ये इधर जो डंडा सा आप देख रहे थे, ये वाला, ये छोटू सा होता है, ये लंबा सा होता है। तो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स सिंपैथेटिक सिस्टम में शॉर्ट होता है, सिंपैथेटिक शॉर्ट, ऐसे करके थोड़ा सा आइडिया ले लो आप। सिंपैथेटिक में शॉर्ट होता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा? लॉन्ग होगा ये। तो कभी पूछ दे, ये स्टेटमेंट पूछ देगा, इन केस ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स आर लॉन्गर इन नेचर। एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। जीपैट में, डीआई में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अच्छे लेवल के बनेंगे। तो सिंपैथेटिक सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स शॉर्ट हो रहा है, तो उल्टा क्या हो जाएगा? एक को याद रखो, दोनों मत याद रखो, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज। एक को याद रखो आप। तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा? लॉन्ग होगा। और ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिए अच्छे से। समझ में आई बात? क्यों थोरैको लंबर बोलते हैं सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स को? इसीलिए। अब पैरासिम्पैथेटिक को जानते हैं। ये मैं आपसे पूछने वाला था, ये वाली बात। देखिए, मैं आपसे पूछने वाला था पहले, और पहले ही मैं आपसे पूछ लिया। इसका जवाब आ चुका है, सिंपैथेटिक सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स में आप देखोगे जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है इधर पे लॉन्ग होते, उधर पे क्या शॉर्ट हो रहे थे, इधर पे लॉन्ग है। ठीक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में पोस्ट गैंग्लियोनिक। और कहां से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं? क्रेनियम, क्रेनियम बोले तो खोपड़ी। कौन सी क्रेनियल नर्व? 3, 7, 9, 10। इतना नहीं रट्टा मारना है, बस इतना याद रखना है कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, ये खोपड़ी से। और सैक्रल रीजन कहां पर होता है? स्पाइनल कॉर्ड से। इसीलिए इनको बोलते हैं क्रैनियोसैक्रल सिस्टम। तो ये स्टार्टिंग में मैंने आपको ये देखो लिखा था ना, ये इधर पे, ये देखो, क्रैनियोसैक्रल सिस्टम, थोरैको लंबर सिस्टम। अभी समझ में आ रहा होगा लॉजिक, क्यों मैं लिखा था इधर पे नहीं समझ में आ रहा था। तो इसके न्यूरॉन्स कहां कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये समझने वाली बात है। ठीक है, क्रैनियोसैक्रल सिस्टम बोलते हैं। और फाइट फॉर फ्लाइट रिस्पॉन्स पैरासिम्पैथेटिक को नहीं, मेनली सिंपैथेटिक इज, इसको करेक्ट कर लीजिए, सिंपैथेटिक। सो मेनली सिंपैथेटिक सिस्टम इज इन्वॉल्वड इन फाइट फॉर फ्लाइट रिस्पॉन्स। चलिए, एंट्रिक न्यूरॉन सर किसे कहते हैं? सिंपली जो भी नर्व फाइबर है
जो अंडरलाइन करता है जीआईटी ट्रैक्ट को, पैनक्रियाज को, गॉल ब्लैडर सिस्टम को, उनको बोलते हैं। और किसी एस्पिरेंट ने बताया था कि इसको गट का ब्रेन भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, गट का ब्रेन किसे बोलते हैं, इस तरीके की स्टेटमेंट डीआई में पूछे जा सकते हैं। सो एंटेरिक न्यूरॉन्स बोले तो उसको ब्रेन ऑफ द गट बोला जाता है। तो लिख लीजिए, एंटेरिक न्यूरॉन्स आर कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ गट्स। ठीक है, ये देखिए ये। और एंट्रिक सिस्टम किसका है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। ठीक, ये सब बात। चलिए, दोनों सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों को मॉड्यूलेट, ये दोनों से मॉड्यूलेट होता है, यही है। तो आज हमारी बेसिक क्लास हुई संपन्न, और ये रही मेरी आज की सेल्फी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। तो ये दिस वाज एक्चुअली अ बेसिक क्लास। ठीक है, बेस क्लियर। अभी मैं आपको एनएस पढ़ाऊंगा, किधर पे सिक्रेशन बढ़ रहा है, किधर पे घट रहा है, क्या हो रहा है। यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। कितनी अच्छी अच्छी बातें मैं पता लगी, देखो कितनी अच्छी बातें पता लगी इधर पे। बहुत डिटेल्ड में क्लासिफिकेशन आपको पता लगा कि अच्छा पीएनएस के अंदर एएनएस है कि एनएस के अंदर पीएनएस। आधे लोग को यही एएनएस पीएनएस के चक्कर में गड़बड़ाए रहते थे। अभी क्लियर हो गया सारी चीजें, क्यों पीएनएस बोला जा रहा है, क्यों एएनएस बोला जा रहा है। एंट्रिक सिस्टम के बारे में आज हमें पता लगा, जबकि बहुत कम पढ़ाया जाता है कॉलेज लेवल पे एंट्रिक सिस्टम। जो बहुत अच्छे कॉलेज के टीचर होंगे वही पढ़ाएंगे आपको। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन का कॉन्सेप्ट जो आपका गड़बड़ाया हुआ था उसको मैंने दुरुस्त किया बिल्कुल। न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हुई सारी चीजें। सिनेप्स किसे कहते हैं, बड़ा कंफ्यूजन होता था। ठीक है, सेंसरी मोटर ऑर्गन किसे बोलते हैं, एफरेंट इफरेंट में से किसको बोलते हैं। ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक, ये सब सिंपैथेटिक सिस्टम, ये सब थोरैकोलम्बर सिस्टम क्यों बोलते हैं, एंट्रिक न्यूरॉन्स, क्रेनियोसैक्रल सिस्टम किसे बोलते हैं। कर तो दिया रिपीट गोविंद जी। ठीक है, इज देयर एनी क्वेश्चन। भरत जी कह रहे सर स्लाइड्स को घुमा घुमा के घुमा दिया आपने। नहीं नहीं, घुमाया नहीं है, आप घूमी घूमी कर रहे हो। ठीक है भरत जी, थोड़ा सा लेवल हमें बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन अब वो नहीं आ रहे हैं कि एकदम पका पकाएगा गप से हम हलवे की तरह खा लेंगे। नो, एब्सोल्युटली नॉट। द नेचर हैज बीन चेंज्ड। हमें अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। हम जो पढ़ के आए हैं, जो हमें पढ़ाया गया, अभी वो काम नहीं आने वाला बहुत ज्यादा। उसका अपग्रेडेड वर्जन चाहिए और इधर पे मिलेगा वो। कुछ किसी को कोई घुमाया घुमाया नहीं। अब देखो सबको समझ में आ रहा है, सब बिल्कुल करेक्ट। किसी को दिक्कत है, कोई नहीं करेक्ट, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। और यहां पर मना क्या है, नहीं समझ में आया तो नहीं, देखो जिसको नहीं समझ सीधे लिख दे, सर नहीं समझ में आया रिपीट कर दीजिए। आई हैव रिपीटेड। ट्यूटर आपने इसीलिए तो पर्सनल ट्यूटर चुना है ना, कि आपको कुछ भी दिक्कत हो, ऐसा ट्यूटर जिससे हम खुल के बात कर सके, अपनी प्रॉब्लम कह सकें। क्लास में तो हम बात नहीं कर सकते थे, अब इधर हम हर बात कर सकते हैं जो हमारे प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है। सुनील जी कह रहे 1 नंबर क्लास आज तक किसी ने पढ़ाया। बेस्ट सर, ओके। देखिए बेस्ट तो तभी होगी जब आपको समझ में आ जाए, क्वेश्चन आप लगा ले, आपका कॉन्सेप्ट सही हो जाए। अभी मैं एएनएस थोड़ा तेज पढ़ाने वाला हूं आपको। क्यों, क्योंकि अभी एग्जाम भी कई लोगों का आने वाला है। अभी एम्स का एग्जाम है। ठीक है, 2 एग्जाम आ गए एम्स का, बहुत सारे बच्चों ने एम्स का भर रखा है। माधुरी जी कह रही पढ़ा हुआ था सर, बट बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया। बस, तो मेरा मकसद क्लियर हो गया। देखते हैं, अभी जीएस क्लास का मैं नोटिफाई करूंगा, देखता हूं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं कभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहता हूं, आई डिनाई फॉर क्लासेस। मैं कभी उल्टा पुल्टा नहीं पढ़ाता या जल्दीबाजी में नहीं पढ़ाता। जब मैं मेंटली प्रिपेयर्ड होता हूं, जब भी मैं पढ़ाता हूं अच्छे से। सर वीडियो से आरएस सिस्टम क्लियर नहीं हुआ, एक बार पढ़ा दीजिए। ठीक है सुनील जी, पढ़ा देंगे। 1-1.5 घंटे की वीडियो मैंने बताई थी आरएस सिस्टम, बहुत ही जबरदस्त, मतलब एमबीबीएस लेवल का मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है आपको। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से समझ जाओगे आप। यस, ठीक है। सो आई थिंक देयर इज नो मोर क्वेश्चन।
जीएस की क्लास के लिए मैं नोटिफाई करूंगा, अभी आपके ग्रुप में मैसेज आएगा whether we are going to take the class or it is going to be suspended for next day. So we'll be informing you. हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा. Mostly they are myelinated. Mostly they are myelinated. यस, सो मैंने आपके मैक्सिमम सवाल का जवाब दे दिया है, राइट? आप बस इतना करिए ना, डेली अपने नॉलेज को 1% बस अपग्रेड करिए. और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, जो ये रिक्वायरमेंट है ना, एक्चुअली हम अभी बहुत नीचे हैं, इधर पे ऐसे मैच करना पड़ेगा, जब भी जाके सिलेक्शन होगा. लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम घिसे पीटे पढ़ के वही तरीके से पढ़ना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते. तो नहीं अपग्रेड करेंगे तो नहीं सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि अभी बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर से सब पढ़ रहे हैं. अभी गांव देहात का बच्चा भी इधर मेरे से पढ़ रहा है, और भी मेरे से अच्छे अच्छे टीचर होंगे, बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़ा रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग कि आई एम द बेस्ट वन, बट यस, अगर आप बेस्ट टीचरों में नाम लेंगे, अगर समझने में बात करें, तो बेस्ट टीचर वही होता है जिसकी बात हमें समझ में आए. और मैं बहुत हद तक सक्सेस हुआ हूं आपको पढ़ाने में, समझाने में, आपके डाउट्स को क्लियर करने में. सो बेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, ठीक है? चलिए, सो आई थिंक आई हैव क्लियर्ड योर ईच एंड एवरी डाउट्स. सो आज का सेशन यही एंड करते हैं. थैंक यू सो मच. हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात तो आपको बताना भूल ही गया. आप में से बहुत सारे ऐसे लोग पूछ रहे थे कि सर यूट्यूब पे क्या क्या यूज करना. मैं बार बार याद आपको दिलाता रहता हूं, मेक यूज ऑफ दिस इनोवेटर्स अड्डा चैनल. इसको आप यूज करिए. सर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि सर ये ईएसआईसी की कैसे तैयारी करनी, थोड़ा सा मुझे ट्रिक बता दीजिए. इधर पे मैंने सब बना रखा है भाई साहब, सब बना रखा है. इधर देखो, इधर पे एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड, सब कुछ इधर देखो आप. लेकिन आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाई यू आर नॉट यूजिंग. देखिए कैसे टिप्स ट्रिक्स मैंने एमसीक्यू सॉल्व करने की बताई हुई, करंट अफेयर कैसे तैयारी करनी है, ये सब मैंने बताई हुई है, ये सब कुछ. फार्माकोलॉजी कैसे पढ़ना है, फार्माकोलॉजी आपके बिल्कुल परसेप्शन को मैंने झकझोर के रख दिया है. जो हम घिसे पिटे तरीके से फार्माकोलॉजी पढ़ रहे थे, जो टीचर पढ़ा रहे थे ना, अभी इधर इस वीडियो को देखना, मैंने एकदम बिल्कुल चेंज कर दिया आपका परसेप्शन. ठीक है, ये सारी चीजें, ये सब. जूरिस्प्रूडेंस कैसे पढ़ते हैं, जो जूरिस्प्रूडेंस पढ़ के आप सो रहे थे, यहां पर आप मजे ले रहे हो जूरिस्प्रूडेंस के. बिल्कुल यही फर्क है और प्लेटफॉर्म में. एप्टीट्यूड के लिए आप परेशान हो रहे थे, मैंने वीडियो बनाई, देखो 9-10 हजार लोगों ने देखा हुआ है, अभी तक देखा हुआ है, अभी पता नहीं कितने हजार लोग देखेंगे. इधर देखो 13-14 हजार बच्चों ने देखा हुआ, कैसे ईएसआईसी को क्रैक करना है. मेक यूज ऑफ एवरी सोर्सेज. ये देखिए 1 घंटे 8 मिनट की, एक 2 घंटे के मैंने ना वन शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, आपका पूरा हिस्ट्री 1 घंटे 2 घंटे में इधर पे. ठीक है, तो जो मेरा परिवार यूट्यूब पर है, मैंने उनके लिए भी बहुत कुछ किया है. मेक यूज ऑफ इट. ठीक है, बाकी आप सभी को बताइए कि संकल्प बैच जो वन ऑफ द ट्रेंडिंग कोर्स है इंडिया में. आप एसआईसी की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी कर रहे हैं, सीजीएस कर रहे हैं, किसी की भी कर लीजिए. आपको गुजरात डीआई की तैयारी करनी, कुछ भी, फार्मा पाथफाइंडर्स, ये वाला हमारा नाम, फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए. कैप्सूल आइकन बन के आ रहा है, इधर पे जो भी चाहिए. अभी नवरात्रि का ऑफर भी चल रहा है, कूपन कोड लगाओ, आप देखो कम हो जाएगा आपका पैसा. इधर पे पैसा भी नहीं ज्यादा देना है, क्वालिटी आपको जबरदस्त मिलने वाली है. तो आप जब बताएंगे इस प्लेटफॉर्म के बारे में, जब भी समझेंगे. थोड़ा बताना पड़ेगा लोगों को कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी पे काम कर रहा है. ठीक है, चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे, इस प्लेटफॉर्म को ग्रो करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो डेडिकेटेड तरीके से काम कर रहा है. आपसे बहुत ज्यादा चार्ज नहीं लिया जा रहा है, हम चार्ज लेके करोड़पति नहीं बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट यस वी आर डूइंग सेटिस्फैक्टरी थिंग्स इन और यू कैन से प्रोफेशनल लाइफ. बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा भी कर रहा है. चलिए, इसको यूज करिए. बाकी दूसरा चैनल जैसे मैंने बताया था टूटेक्स, अभी उस पर जॉब अपडेट थोड़ा सा इधर से 1-2-4 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाया हूं, इस पे मैं डालता रहता हूं. आप इसको देखो, इस वाले को भी, इसको यूज करो. आप टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन करो, उधर पे सारी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं आपको. टेलीग्राम पे दे रहा हूं, ट्विटर पे दे रहा हूं आपको, इंस्टाग्राम पे दे रहा हूं. वेबसाइट है pharmapathfinders.in.com, बहुत जल्दी रिलीज होने वाली .com पे भी आपको देखने को मिलेगा चीजें. इधर पे ये ट्यूटेक्स
इधर पे मैं जॉब वगैरह के बारे में अपडेट, आपको स्किल डेवलपमेंट के सारे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सारी चीज अपडेट, नौकरी के लिए अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या स्कोप है अपने फार्मेसी में, एवरीथिंग आई हैव गिवन ओवर हियर, सो मेक यूज ऑफ दैट। ठीक है, चलिए ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसको शेयर भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे और लोगों को बताएंगे। आप बताएंगे तो उनका पैसा बचेगा। वो 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 दिए पड़े हैं, इधर पे 999 में फार्मासिस्ट बनाया जा रहा है, जबरदस्ती का जो 5-5, 10,000 10,000 के कोर्स आप खरीदे पड़े हो। यस, बी फार्मा कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर आर बी फार्मासिस्ट। नहीं नहीं सुनील जी, आरआरबी की वैकेंसी, आरआरबी की वैकेंसी सेंट्रल वैकेंसी है, सेंट्रल वैकेंसी। बी फार्मा इज एलिजिबल, एसआईसी इट्स सेंट्रल वैकेंसी, एलिजिबल है। अगर पंजाब में सेंट्रल की वैकेंसी आएगी तो एलिजिबल है। वेरी सुन वी आर एक्सपेक्टिंग द आरआरबी वैकेंसी वेरी सुन, बट ऑफिशियली दे हैव नॉट एडवर्टाइज, तो अभी हम कुछ फिक्स नहीं कर सकते। एसआईसी के बारे में पहले से सुखबगाट थी कि एसआईसी की आएगी और आ गई फाइनली एसआईसी की। चलिए अभी देखिए क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ रहे हैं सबके। विश्वका जी कह रहे मेरा क्वेश्चन रह गया सर, क्या था क्वेश्चन? एक मिनट रुकिए जरा, चैट ऑप्शन देखना है। यस, जो भी क्लासेज हो वो 10,000 लेते हो, 20,000 लेते हो, हमें उनसे मतलब नहीं है। वी आर डिफरेंट, वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट अप्रोच। और सबसे अच्छी बात है वी आर इंडिपेंडेंट टीचर्स, हम अपना खुद जॉब कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ते तो फिर हमें फिर वही फिर वो 10,000 मांगते हैं, हमें फिर 10,000 लेने पड़ता है, और वो मैं करना नहीं चाहता हूं, वो मेरा मकसद है नहीं। 10 दिन बचे और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लें जो छूट गया है। देखिए जब भी कभी 10-12 दिन बचे ना एग्जाम का, ऑलवेज ट्राई टू स्किप द मॉक टेस्ट। 10 दिन पहले, 2-3 दिन पहले आप कर सकते हो, लेकिन जब आखिरी के 10 दिन जब बचे ना, या हफ्ते भर बचे, तो हफ्ते भर पहले मॉक नहीं लगाना चाहिए। योर मेन फोकस शुड बी ऑन द रिवीजन ओनली। हाँ, 4-5 दिन तक पहले तक अगर कोई छोटा मोटा टॉपिक है, 2-4 टॉपिक है, छूट गया है, लग रहा है कि दिमाग में बार बार वो उलझा रहा है कि नहीं यार छूट गया है, तो पढ़ लो, उसको क्या दिक्कत है, 4-5 टॉपिक है। बट नई चीजों को पढ़ने से बचिए, स्किप करिए। और रिवाइज तभी आप कर पाएंगे जब मैं कहता हूं बार बार मेक योर ओन शॉर्ट नोट, मेक योर ओन शॉर्ट नोट, लेकिन कोई सुनता नहीं है। सब 75 जगह से कोचिंग लेके 75 जगह से मटेरियल पड़े पड़े, अभी देखो उनका बीपी बढ़ रहा होगा, शूट हो रहा होगा, और एकदम मुंह के बल गिरने वाले होंगे, जो इधर उधर से मुंह मार के बैठे हुए, यहां से कोचिंग वहां से कोचिंग, ये टेस्ट सीरीज वो टेस्ट सीरीज, उलझाए हुए थे, वो तो अपना बेच के निकल गए चिपका के। अब आप मुंह के बल गिरने वाले हो, अब आपसे संभलेगा नहीं लास्ट टाइम पे। लेकिन इधर पे जो बच्चे हैं उनको पहले से पता है, सर मैंने नोट बनाया, मैंने रिवाइज किया हुआ सब कुछ है, वो बिल्कुल चिल मोड में होंगे, पहले भी पढ़ चुके होंगे, वो अभी भी पढ़ के अपना जाएंगे एग्जाम देने। यही फर्क है इधर पे ज्वाइन करने का और प्लेटफॉर्म से, यही फर्क है। यस, नोट्स बनाते रहिए, ये मैं बता रहा हूं पिछले 10 साल के अनुभव से, बिना नोट के आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। बुकलेट उकलेट पढ़ना बंद कर दीजिए, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, सिंगल हैंडेड बुक पढ़ना बंद कर दीजिए। असिस्ट करेगी आपको सिंगल हैंडेड बुक, आपके नॉलेज को थोड़ा बहुत इंप्रूव करेगी, आपको फैक्ट इंफॉर्मेशन दे देगी, लेकिन कभी भी सिलेक्शन दिलाने में सक्षम नहीं होगी। सिलेक्शन हमेशा स्टैंडर्ड बुक से ही होगा, और आपकी ही मेहनत से होगा, आपकी ही मेहनत से। आई एम नॉट गोइंग टू टेक द क्रेडिट कि मैं ही सब कुछ है, नो, आई एम असिस्टिंग यू। आप एग्जाम देंगे, आप फाइनली सिलेक्ट होंगे, आई एम असिस्टिंग यू केवल। सो ईच एंड एवरी क्रेडिट गोज टू यू पीपल। यस, जो भी नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करिए, रिवाइज करिए, रिवाइज करिए, और थोड़े बहुत प्रैक्टिस करना है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभी 10 दिन है, लेकिन हफ्ते भर के बाद मत छिड़िएगा आप। मॉक टेस्ट ये सब नहीं लास्ट में लगाना होता है, फिर आप परेशान हो गए। जो मॉक लगाया है उसको रिवाइज करना है, जो नोट बनाया है उसको रिवाइज करना है, और जो छिटपुट से टॉपिक जो 2-4 बचे हुए हैं उनको थोड़ा सा सर्च कर करके अच्छे से पढ़ लेना है, उन पर पीएचडी नहीं करनी है, बस इतना ही करना। लास्ट मोमेंट पे एकदम बिल्कुल चिल मोड में रहना है, समझ लेना है कि कट ऑफ क्या है, किधर पे क्या, एडमिट कार्ड टाइम से निकाल लेना, अपने पढ़ने उड़ने का सारा सिस्टम, अपना जो पढ़ाई का सिस्टम है ना उसको चेंज कर देना। अभी हम रात्रिचर प्राणी 2 बजे रात तक पढ़ रहे, अभी उसको थोड़ा कम कर देना, 1 बजे 12 बजे, ऐसे करते 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 10-11 बजे तक ले आइए, 10-11 बजे आप प्रॉपर सो जाइए।
सुबह आपका 9 बजे से एग्जाम है, आप 2-2 बजे रात तक जगोगे, उधर पे जाके सोने लगोगे आप। सो इधर पे आपको अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को चेंज करना पड़ेगा 10-15 दिन पहले, आदत डालनी पड़ेगी। जो 2 बजे पढ़ रहे थे 1 बजे, यू नीड टू चेंज योर बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है, हम सभी के घर में, किसी घर में एसी है, किसी घर में पंखा है, किसी घर में क्या, जिसकी जितनी भी सुविधा है, बट जिधर पे हम सेंटर पे जा रहे हैं उधर एसी नहीं मिलने वाला है, उधर पे नॉर्मल पंखे के नीचे मिलेगा। हो सकता है डेस्क भी आपको ढंग से ना मिले, ऑनलाइन होगा जब तो मिल जाएगा आपको, क्योंकि वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन सेंटर होते हैं। बट जो पेपर पेन वाले होते हैं ना, उधर तो डेस्क में देखोगे छेद भी है, जैसे बबल भरा वो छेद हो गया, ऐसा भी सिस्टम है कई जगह। तो हमें हर चीज के लिए वी नीड टू बी अडेप्टेबल इन नेचर, हर चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए। हमारे घर में हर सुख सुविधा होगी, लेकिन एग्जाम में हमें हर सुख सुविधा नहीं मिलने वाली है। वी नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। यस, इस पे मैं विश्व प्रकाश जी आपसे खुद पर्सनल बात करूंगा, आपका जो भी सवाल होगा पूछ लीजिएगा, अभी उसका देखना पड़ेगा क्या है। फिलहाल बच्चों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी का रिजल्ट आया होगा और मेरी टीम जो है ट्रेस कर रही है कि कितने बच्चों का हुआ है, क्या हुआ है, वो सारी चीजें वो देख रहे हैं अपना भाई। अभी 2 का तो आइडिया लगा है, अभी देखते हैं बाकी क्या है, कैसे है, उनका थोड़ा सा आइडिया लगेगा फिलहाल जो मेरी जानकारी में है। बट अभी श्योरली देखना पड़ेगा कि कितने लोग फाइनली आ गए। अगर 2 4 6 भी हम जिंदगी बदल पाए, 25 सीट में से अगर हम 6 भी सीट बदल पाए तो बहुत बड़ी बात है, वो 6 लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। यस, चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज हु हैव बीन सेलेक्टेड। और जो लोग नहीं भी, देखिए दोनों बातें होती हैं, कभी भी एग्जाम होगा, कुछ लोग सेलेक्ट होंगे, कुछ लोग नहीं सेलेक्ट होंगे। इट डजंट मीन कि वो सक्षम नहीं है, 1 नंबर से, 0.5 नंबर से रुका होगा उनका, 2-4 नंबर से। एंड आई कैन अश्योर यू नेक्स्ट वैकेंसी उन्हीं की है। तो बहुत सारे मौके मिलते, कभी अगर एग्जाम में ना हो ना तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्या पता जिंदगी आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन दे रही है। सब लोग क्या करते, देखिए मैं हर कोचिंग की तरह बात नहीं कर रहा हूं, सब लोग क्या करते, केवल रिजल्ट पे बात करते हैं। जिनका नहीं सिलेक्शन हो उन पे कौन बात करेगा। और कई लोग तो टॉपर्स खरीद लेते हैं, क्योंकि दे आर करोड़पति, सारी रैंक उन्हीं के यहां से आती है, बाकी सब तो बाकी घास चिल रहा है। दे नेवर टॉक अबाउट कि इतने बच्चे बैठे थे, इतने ही सिलेक्शन क्यों है, बाकी कहां रह गए। उन पे कोई ध्यान नहीं होता लोगों को। मैं खुल के बात करता हूं, नहीं हुआ मैं ट्रेस करता हूं बच्चों, अच्छा क्यों क्यों नहीं हुआ, आपका प्रॉब्लम क्या था एक्चुअली, क्या आपके साथ हुआ। कभी कभी पढ़ाया अच्छा रहता, पढ़ के भी अच्छे जाते, कभी कभी वहां पर वो परफॉर्म नहीं कर पाए, बीमार हो गए, टाइम से सेंटर पर नहीं पहुंचे, बहुत सारे रीजन होते हैं। ठीक है, उनकी भी बात करनी चाहिए, जिनका नहीं हुआ है उनको असिस्ट करिए, ताकि वो भी निकल जाए। अभी लटके हुए थे कई लोग, लेकिन एम्स में निकल गए वो लोग, तो उनके पीछे मेरी ट्रेसिंग रहती है, उनको मेरा हेल्प रहता है हमेशा, डायरेक्ट हैंड टू हैंड नंबर मेरा रहता है उनके पास, मैं बात करता रहता हूं उनसे कि अच्छा ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अभी 2 लोग लटके हुए थे पिछले वैकेंसी में, बच गए थे, वो नहीं हो पाया था सफदरजंग वाले में, अभी उनका एम्स में हो गया है। राइट, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली होगा, 110%। चलिए ठीक है, फिर बाकी बातें जो है बाद में करेंगे, परेशान नहीं होना है। एग्जाम आपकी जिंदगी से बड़ा नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। जिंदगी जी कर जाइए अपनी, काटिए मत इसको, जीजिए आप इसको। राइट, एग्जाम के लिए इतना परेशान मत होइए, होता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं होता तो कोई बात नहीं है। जो हमारी कमियां हम उसको सुधार करेंगे, उसको इंप्रूव करेंगे, दैट्स इट। चंद्रयान आप देख लीजिए, चंद्रयान 3 वेरी सून। 1 देखिए हम पहुंच गए उधर पे, 2 पे हम घबरा गए, मामला 3 में जाके हम लोग फाइनल हुए। तो सीखने वाली बात है। तो अगर सॉफ्ट लैंडिंग हम करा पाए हैं, अगर इसरो इम्पेशेंस हो जाता, इसरो से बहुत बड़ी चीजें सीखने वाली है। एक नसीहत है हम सारी जनरेशन के लिए इसरो से। के सिवन साहब कितना रोए थे प्रधानमंत्री के गले पड़ के, वास्तव में उन्हें बुरा लगा था। और आज देखिए फाइनली इंडिया हैज डन इट। क्यों? सिंपल मंत्रा, हमने जो गड़बड़ियां की थी उसको सुधारा। यही आपको भी करना है जिंदगी में। कभी एग्जाम ना हो, कुछ भी हो जाए आपके साथ, सेल्फ एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम क्या करते हैं, सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हैं, दनादन दे दनादन दे दनादन एग्जाम देते जाते हैं और सबका रिजल्ट सेम आता है।
यही सबसे बिगेस्ट मिस्टेक है जो हम करते रहते हैं। वी नीड टू गो फॉर सेल्फ एनालिसिस। जिंदगी में जब बहुत भाग दौड़ मच जाए ना, यू नीड टू टेक सम रेस्ट। आपको रेस्ट की जरूरत है। कई ऐसे बहुत सारे बच्चे जो 2-2 3-3 साल से लगे हुए हैं, सर मेरा नहीं हो रहा, सही अभी अभी वो ज्वाइन उन्होंने मेरे पास किया, सर नहीं हो रहा नहीं हो रहा। मैंने उनसे बोला भाई साहब थोड़ी देर जिंदगी में ठहर जाओ, आप ठहरना जरूरी है। गो फॉर सेल्फ एनालिसिस। दूसरा इसरो ने क्या किया, उन सारे मामलों पे काम किया जिधर से फेल्योर होने का चांस होगा, तो उन्होंने लैंडिंग एरिया को बढ़ा दिया। क्योंकि लास्ट टाइम पे उतरते वक्त वो कंप्यूटर से सब कुछ ऑटोमेटिक हो, इधर से वो काम नहीं करता सिस्टम सारा, तो जो उसमें फिट करेंगे, तो जो सॉफ्टवेयर में ग्लिच था उसको दूर किया उन्होंने, अभी वो लॉस में उन्होंने सॉफ्टिंग करा दी, सॉफ्ट लैंडिंग करा दी। तो इसरो से दो बातें सीखने की, अपनी गलतियों से सीखा और उस पर काम किया, अपनी गलतियों को पढ़ा। प्रॉब्लम क्या है ना कि हम अपनी गलती को मानते ही नहीं है, तो जब मानते नहीं है तो सीखेंगे कहां से, हम ही सही है बस खाली, बाकी पूरी दुनिया गलत है। दिस इज द डिफरेंट एटीट्यूड एक्चुअली। हमें अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और सही प्रॉब्लम को सही तरीके से एनालिसिस करना पड़ेगा। खाली ओवरऑल ऊपर से पेपर देखने से कुछ नहीं होने वाला है। यू नीड टू एक्चुअली आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम कि है क्या प्रॉब्लम, जब जाके उसका सोल्यूशन निकलेगा। और हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें पता ही नहीं हमारी प्रॉब्लम क्या है। और जो आगे की, तो आप स्टूडेंट के तौर पर क्या करो, कभी फेल हो गए तो की बात मैं कर रहा हूं, अपनी गलतियों से सीखो। आप ऐसा मैं क्या करूं कि मेरा फेल्योर होने का चांस कम हो जाए, ऐसा मैं क्या करूं कि मेरे स्कोर इंप्रूव हो जाए। मैं अच्छी टेस्ट सीरीज लगाऊंगा, कम लगाऊंगा, एनालिसिस करके पढ़ूंगा, रिवाइज अच्छे से करूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ये सब तरीके हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अच्छे से एनालिसिस करूंगा। ये सब तरीके जो आपके स्कोर को इंप्रूव करते हैं, जो आपके फेल्योर के रिडक्शन को कम कर देते हैं। अंधी में तीर मार के अगर आप तैयारी करते हो, वहां पर फेल्योर के चांसेस ज्यादा होते हैं आपके, राइट। तो मेरी बस आपको लास्ट में यही बोलना है कि कभी भी आपके साथ अगर गलत हो तो उस प्रॉब्लम को जरा आइडेंटिफाई करिए कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं जब एग्जाम दे रहा था तो ये क्वेश्चन मैंने क्या सोच के लगाया था आंसर, क्या मेरे परसेप्शन, सोचने की क्षमता गलत है क्या, क्या मैं क्वेश्चन, कोई एक बंदा सीधे क्वेश्चन को देख रहा है, मैं उसको ढेर सारा दिमाग लगा के देख रहा हूं और गलत कर दे रहा हूं उलझ के क्वेश्चन। ऐसा भी बहुत सारे बच्चे हैं, ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं क्वेश्चन में, जबकि साफ एकदम सामने लिखा होता है क्वेश्चन, दिखता नहीं है। कई बच्चे हड़बड़ी में होते हैं, कई बच्चे प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते हैं। पढ़ने में वेरी गुड, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी शार्प माइंड, बट पेशेंस नहीं है, इंपेशेंस हो जाते हैं। मैं देखता हूं ग्रुप में धड़ाधड़ 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 मैसेज, एकदम बिल्कुल बिना सोचे समझे, एकदम इंपेशेंस। नौकरी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यू नीड टू बी पेशेंस। पेशेंस बहुत बड़ा हथियार है, यू नीड टू बी हैव ए पेशेंस। चलिए ठीक है, बाकी बातें मैंने बहुत छोटी छोटी बातें, मैंने बट बहुत अच्छी बात आपको बोल दी लास्ट में। और ये सब मैंने जिंदगी में ना धीरे धीरे सीखी है, ये सब मुझे कोई बताने वाला नहीं था, सीखा है सब, खुद घिसा है, धक्का खाया हूं, जब जाके ये सब मुझे समझ, कहते हैं ना ठोकर खाने के बाद ही चीज समझ में आती है। तो ये वही दर्द है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने झेला है एक्चुअली। इसीलिए वी आर द डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, बिकॉज वी आर द पर्सन फ्रॉम द एस्पिरेंट टू दैट पॉइंट। एस्पिरेंट से अभी हमारा कोई प्योर बिजनेस नहीं, खाली कोचिंग करना, कोचिंग कराना, खाली किताबें बेचना, खाली कोर्स बेचना, दैट इज नॉट आवर मेन मोटो। और हम देखते हो एडवर्टाइजमेंट ब्रांडिंग में बहुत ज्यादा खर्च वर्च नहीं हम लोग करते, बस इतना बता, लेकिन बताना जरूरी है। नहीं बताऊंगा तो कैसे लोगों को पता लगेगा कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा है। मैं कभी ब्रांडिंग पे खर्च वर्च नहीं करता कभी भी। बच्चे मेरे ब्रांड एम्बेसडर जो पढ़ते हैं वो खुद बताते हैं, सेलेक्ट होते हैं वो खुद लोगों को बताते हैं, दोज आर माई ब्रांड एम्बेसडर्स। मुझे टॉपर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, टॉपर इधर खुद नेचुरली बनते हैं, और वो खुद मुझे कांटेक्ट करते हैं कि सर फाइनली आई हैव बीन सिलेक्टेड इन दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सर का कंट्रीब्यूशन कितना है मेरी लाइफ में। ठीक है, चलिए बातें बहुत हैं, खत्म नहीं होंगी, लेकिन ये जो लास्ट में मैंने बताई है ना कि आप जिंदगी में बहुत ज्यादा थक गए हो, थोड़ा सा रिलैक्स हो, अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, जितने भी फेलियर के चांसेस हैं उसको कम करो। आई एम श्योर, आई कैन गारंटी यू, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड 110%। फेल पास लगा रहना है, ये एग्जाम है। कई लोग हार जाते हैं, हार के फिर पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा कर लेते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाए, सर इतने साल से मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है। इतने साल से सर आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप प्रॉब्लम पकड़ ही नहीं रहे हो, केवल बस तैयारी किए जा रहे हो, तैयारी किए जा रहे हो, आप प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म बदल रहे हो, और दिस इज द एक्चुअली बिगेस्ट प्रॉब्लम। बट इधर पे ये प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगी, इधर पे सारा जो भी आपने गड़बड़ किया इधर पे सब दुरुस्त हो जाएगा। समझ लो रिपेयरिंग सेंटर है ये, आप कहीं से भी थक हार के आओगे, इधर पे आओगे, इधर पे सारे कुछ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे, राइट। चलिए बातें बहुत हैं, होते होते बहुत रात भी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है।
सो आई एम क्लोजिंग दिस सेशन। एक्चुअली मुझे लगा कि ये सेशन काफी अच्छा है, और लगा क्या मतलब था भी सेशन काफी अच्छा, आपका रिस्पॉन्स काफी अच्छा है। इसी तरीके से आप सीखते रहे, बार बार बोलूंगा, अपने लर्निंग्स को बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहिए। जरूर ये एक दिन फ्रीक्वेंसी मैच होगी। कोई बच्चा ज्यादा एफर्ट डालता है तो 15 दिन में फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, कोई थोड़ा कम डालता है, सब अपनी अपनी औकात अपनी क्षमता के हिसाब से पढ़ते हैं। किसी के 2 महीने में मैच हो जाती है फ्रीक्वेंसी, कोई 6 महीने में सिलेक्शन लेता है, कोई 1 साल में लेता है, कोई 15 दिन में सिलेक्शन लेके चला जाता है। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटीज। और एक और बात मैं आपसे करना चाहूंगा, आप देखिए बहुत अच्छा मुद्दा मैंने छेड़ दिया आपको। एक मैं एनसीईआरटी में एग्जाम्पल पढ़ रहा था, ऐसे ऐसे करके पेड़ था, इधर पे हाथी को, इधर पे आदमी को, इधर पे बंदर को, इधर पे मछली को, सबको बोल रहे हैं कि सब पेड़ पे चढ़ो। और हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अरे फलाने का लौंडा ये कर रहा है, फलाने की लौंडिया ये करे, फलाने की लड़की ये कर रही है, लड़का ये कर रहा है, यही वाली बात है। सबको एक ही टास्क दे दिया है। बताओ भाई, बंदर की जिसका टैलेंट है इधर पे चढ़ने का वो तो चढ़ जाएगा, हाथी कहां चढ़ेगा भाई साहब? आदमी कहां से चढ़ेगा? मछली कहां से चढ़ेगी? और हम क्या है, एक ही प्रॉब्लम सबको पकड़ाए पड़े हैं। नहीं 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 नहीं, बस यही है जिंदगी है जो है, यही जो है जिंदगी है बस। आपके अंदर जो भी स्किल है उसको निखारिए, मेक यूज ऑफ इट, मेक योर पैशन इनटू प्रोफेशन, उसको निखारिए आप। एक साइज का जूता सबको फिट नहीं होगा, किसी को 8 नंबर, किसी को 7 नंबर, किसी को 6 नंबर। मैं जहां पढ़ाता हूं उधर पे भी एग्जाम्पल समझाया था उनको, क्योंकि उनको कभी इतने साल तक कोई बताने वाला नहीं हुआ, जबकि इतना बढ़िया एग्जाम्पल एनसीईआरटी की किताब में दिया है। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। और हमारे सोसाइटी और हमारे एजुकेशन सिस्टम में दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एक्चुअली। हम सबको आईएएस बनाने में लगे पड़े, हम सबको डीआई बनाने में लगे पड़े हैं, हम सबको सिंगर ही बनाने में लगे पड़े हैं। ईच एंड एवरीबडी हैज देयर ओन पोटेंशियल, ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट। एक मेंटर का काम क्या होता है, उस बच्चे में से उसकी अच्छी बात को निकाल लेना और उसको उसी हिसाब से रास्ता दिखाना ताकि वो अपने फील्ड में बेहतर कर पाए। दैट इज द एक्चुअल रोल ऑफ ए मेंटर। आई एम नॉट अ टीचर ओनली, आई एम द मेंटर आल्सो। यस, पड़ोसी वाली जो अवधारणा गोविंद जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शर्मा जी का लड़का क्या कर रहा है, वर्मा जी का लड़का क्या रहा है, मिश्रा जी का लड़का क्या रहा है, चौहान जी का लड़का क्या कर रहा है। दिस इज दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस, बट दे नेवर अंडरस्टैंड कि मेरे बच्चे में, मेरे बच्चे में क्या पोटेंशियल है, आई नीड टू प्रमोट दैट। और जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट रहेगा, मेरा टीचिंग में है, मैं दुनिया भर की बहुत कुछ चीजें कर सकता था, बट टीचिंग राइट नाउ इट्स माय पैशन। और मैंने कहा ना कि मेरे सिलेक्शन से ज्यादा, मेरे नौकरी से ज्यादा, मेरे पैसे से ज्यादा, मेरे लाइफ से ज्यादा सुकून आपके लाइफ में अगर किसी के बदलाव में ले आता हूं तो। एक बच्चा, अभी ये जितने भी यूपीएससी में सेलेक्ट होंगे, कितना इनका घर बसेगा, इनकी फैमिली सुधरेगी। मोस्टली दिस पीपल आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, मोस्टली एस्पिरेंट्स आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। जो बड़े रईस ज्यादा घर के, उनको जॉब करने की जरूरत नहीं होती, उनके पास तो बिजनेस है। मोस्टली द पीपल फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, उधर पे एक जॉब लगने का मतलब है कि उधर पे उसका घर का लाइफ स्टैंडर्ड चेंज हुआ। किसी की बहन की शादी रुकी, किसी के भाई की शादी रुकी, किसी के सपने रुके होंगे। आप समझ नहीं सकते एक सिलेक्शन का मतलब कितना बड़ी बात होती है। और ये जो बड़ी बात है ना, ये छोटी नहीं होती एक टीचर के लिए, कि उसका अगर थोड़ा भी किसी की जिंदगी में थोड़ा सा भी अगर रोल हो ना, इट एक्चुअली फील्स प्राउड फॉर दैट टीचर। आज मैं जो भी हूं अपने टीचर की वजह से हूं। कभी भी मिलता है मैं बिल्कुल एकदम दंडवत प्रणाम कर लेता हूं जाके, बिल्कुल एकदम पैर के हाथ। आज मैं उन्हीं की वजह से हूं। और मेरी वजह से कितनी सारी, मेरे थोड़े से चिंदी से हेल्प की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलती है। तो जो मेरे गुरु ने मुझे दिया, मैं आपको दे रहा हूं वो, और उसको 10 गुना करके। जो उन्होंने मुझे दिया, मुझे 9 दिया उन्होंने, मैं आपको 10 करके दे रहा हूं, 12 करके दे रहा हूं। आप कभी फ्यूचर में अगर टीचर बने तो आप उसको 15 करके दीजिए। हमारे फार्मेसी में क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। घर बैठे बैठे लोग कोर्स कर ले रहे हैं, कुछ पढ़ाई उड़ाई नहीं कर रहा, और फिर फाइनली दे आर आस्किंग फॉर द जॉब। हाउ इट इज पॉसिबल? मुन्ना भाई एमबीबीएस में आपने देखा होगा कि अपन के घुटने में क्या चल रहा है। जब पढ़ने ही नहीं जाओगे आप तो क्या पता लगेगा घुटने में क्या चल रहा है। तो क्वालिटी एजुकेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एक्चुअली इनसाइड द फार्मेसी। टीचर भी अच्छा नहीं पढ़ाने की कोशिश कर रहा, नहीं कोई पढ़ने वाला। ठीक, चलिए, तो आज बहुत बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं क्लास में, बट ये वाला एग्जाम्पल आप समझिएगा। ये बहुत बड़ा मैसेज मैंने आपको दिया, अगर आप समझ पाए तो। ईच एंड एवरीबडी हैज देयर ओन पोटेंशियल। आप, अब बंदर का इंटरेस्ट है चढ़ना, उसका इंटरेस्ट, उसको चढ़ने वाला काम दोगे तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा।
अभी मछली को चढ़ने वाला काम दोगे तो नहीं कर पाएगा। तैरने वाले में एक्सपर्ट है वो, पानी में छोड़ दो बंदर मर जाएगा घुट के। जिसका जो इंटरेस्ट है उधर पे उसको काम करना चाहिए, समझ गए? इसलिए आप उस फील्ड में आप खुश भी रहोगे। अल्टीमेटली क्या आप नौकरी किस लिए चाह रहे हो? कि मेरे एक लाइफ स्टैंडर्ड अच्छी हो, मैं खुश रहूं। तो खुश तभी रहोगे ना जब आपके फेवरेट चीज आपके मन की होगी। कोई चीज आपकी जबरदस्ती थोपी जाएगी, आप नहीं खुश रहोगे। Got the point? So it's a biggest message from my side in this class. 10 मिनट आपके लिए एक्स्ट्रा मैंने लिया, लेकिन आपके परसेप्शन को मैंने चेंज करने की, और ऐसे ही कुछ चीजें मैं आपके परसेप्शन चेंज करने के लिए बीच बीच में बात करता रहूंगा। सो मेरा काम खाली पढ़ाना नहीं है, आपको एक बेहतर इंसान भी बनाना है, और साथ साथ आपको एक मैच्योर इंसान भी बनाना है, एक विजिलेंट नागरिक भी बनाना है। जीएस में मैं पढ़ाने के साथ साथ आपको इस तरीके से पढ़ाता हूं कि आप जागरूक भी बनिए, अपने फंडामेंटल राइट को आप जानिए, फंडामेंटल ड्यूटी को जानिए, आपका शासन प्रशासन चल कैसे रहा है। जागरूक नागरिक बनिए ताकि करप्शन को कम किया जा सके। जितना ज्यादा आप जागरूक नहीं होंगे, करप्शन बढ़ेगा आपका। तो करप्शन को कम करने का एकमात्र तरीका नहीं, एक तरीका है जागरूक बनिए। आप विजिलेंट बनेंगे, आप जागरूक बनेंगे, यू कैन रिड्यूस द करप्शन। एक्चुअली एलिमिनेट करने में तो पूरा सिस्टम को साथ आना पड़ेगा, बट यस यू कैन रिड्यूस द सिस्टम। तो इसी मैसेज के साथ 2-3 मैसेज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको दिया है। एक एग्जाम वाला मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, एक ये वाला मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट दिया है। तो आज की क्लास में एंड करना चाहूंगा। एंड तो बहुत पहले कर चुका था, बट मेरे को याद आ गया कि बताना जरूरी है आपको। आप अपने पोटेंशियल को पहचानिए, आप किसमें अच्छे हैं, क्या ऐसी चीज है जो आपको खुशी दे रही है। आप खुशी तो बहुत सारी चीजें दे सकती हैं, लेकिन लीगली क्या चीज है और क्या चीज में आपकी बेहतरी है, उस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है? तो पढ़ाई के साथ साथ अपने स्किल को, अपने टैलेंट को थोड़ा शार्प करिए, वो आपको खुशी देगा, आपको बढ़ने में मदद देगा। मैं ऐसा टीचर हूं, अभी 2 घंटा मैं क्लास में बीमार हो जाऊंगा मैं पढ़ाऊं ना तो मैं बीमार हो जाऊंगा। यस प्रज्वल जी, आप देख सकते हैं अपलोडेड वीडियोस, ठीक है? चलिए, तो बाकी बातें बाद में, बाकी करते करते 10-15 मिनट मैंने खींच लिया, बट यस ये जो 15 मिनट है, दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ, दिस इज गोइंग टू चेंज योर परसेप्शन। कोई तो एक हो अपने फील्ड में जो इनिशिएटिव ले आपके लिए, पढ़ाने के अलावा भी, बिजनेस करने के अलावा भी। सो वो बेड़ा हमने लिया है, हमने बोले तो खुद भी मैंने अकेले ले लिया है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद कर रहा हूं कि सेशन आपके लिए शानदार होगा, मजेदार होगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।